आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट। चलो स्क्रीन शेयर करने से पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं। बस 1 मिनट वेट करो। चलो बिल्कुल ध्यान से देखना। स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। विशाल तो बहुत स्मार्ट बच्चा है भाई, बाकी बच्चे तो अपना चेहरा दिखाते ही नहीं। ठीक है जी, चलो कोई नहीं। विशाल मुझे बताओ बेटा, सामने आपके पीडीएफ फाइल आ गई है? वेरी गुड। अब मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक बात को बेटा बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग सभी को। और हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्टूडेंट हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट किया था। मैं यार नाम भूल गया, एक्ट का ईयर कौन सा था याद नहीं आ रहा, 19 कुछ करके था। 1982। 1982 चैट बॉक्स में बताओ प्लीज स्टूडेंट, चैट बॉक्स में बताओ ईयर कौन सा था। वो किताबें खोलने लग गया देखो नालायक। 1930 नैन्सी ने बताया। वेरी वेरी गुड, हिमानी ने भी बता दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नालायकों पढ़ने लग जाओ। 1930। आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। यूनिट 4 स्टार्ट की थी हम लोगों ने, यूनिट 4। और यूनिट 4 के अंदर जो टॉपिक था वो टॉपिक था अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है, ये टॉपिक था बेटा अपने पास। तो इस टॉपिक के अंदर अगर मैं बात करूं, मोटी मोटी अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के अंदर, हमें टोटल मिला के तो 3 चीजें पढ़नी है। टोटल मिला के, अभी प्लीज लिखना नहीं है किसी को, अभी बस स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, लिखना नहीं है किसी बच्चे को। टोटल मिला के इस यूनिट के अंदर हमें कितनी चीजें पढ़नी थी? 3 चीजें पढ़नी थी। सबसे पहले हमें लीन के बारे में पढ़ना था कि भाई ये लीन क्या होता है। सेक्शन 47, 48, 49 3 सेक्शन के अंदर लीन का यूज हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना था स्टॉपेज। उसके बाद हमें क्या पढ़ना था? स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट। उसके बाद हमें पढ़ना था स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, जो कि आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग राइट्स पढ़ने वाले कि सेलर के क्या राइट्स हैं और बायर के क्या राइट्स हैं। सेलर और बायर के क्या राइट्स हैं। इसके अलावा भी चैप्टर के अंदर और भी बहुत कुछ है। 2 टॉपिक और हैं जिसको आप मिसलीनियस टॉपिक बोल सकते हैं। एक टॉपिक है स्टूडेंट ऑक्शन, ऑक्शन सेल क्या होती है। और दूसरा टॉपिक है जो कि मेरा फेवरेट है स्टूडेंट, टैक्सेस के बारे में कुछ बातें हैं, टैक्सेस से रिलेटेड कुछ बातें। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे लीन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग लीन के बारे में पढ़ चुके हैं, लीन क्या होता है। आज की क्लास का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आज की क्लास के अंदर स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लीन को मैं रिकैप करा दूं, कि लीन का मतलब क्या था। देखो जो लीन है वो आपको पता है अंडर सेक्शन 47, 48, 49 3 सेक्शन यहाँ पे डील करते हैं। 3 सेक्शन यहाँ पे डील करते हैं। सबसे पहली बात जो लीन के अंदर थी, तो यहाँ पे सेलर को यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया गया था? राइट दिया गया था। सेलर को दिया गया था राइट। अब सेलर को क्या राइट दिया गया था? सेलर को राइट दिया गया था
कि भैया वो गुड्स को क्या कर सकता है, जो गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर किए गए, जिन गुड्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, उन गुड्स को वो क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुई है। अगर मैं लीन की बात करूं तो लीन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, पोजीशन। सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन। अभी तक आपने पोजीशन ट्रांसफर नहीं की है। अगर आपने पोजीशन ट्रांसफर नहीं की, अगर स्टूडेंट आपने पोजीशन ट्रांसफर नहीं की, तो आप उन गुड्स को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। रिटेन करने का मतलब भाई अपने पास रख लो उन गुड्स को। सीधी सी बात है, आपकी दुकान से एसी बेचा गया। अब जो एसी बेचा गया भाई, अभी तक पोजीशन आपके पास है, उधर से बायर ने आपको पेमेंट नहीं की, तो उस केस के अंदर आप उन गुड्स की पोजीशन क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। उन गुड्स की आप पोजीशन क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। और बहुत सारी बातें मैंने आपको लीन के अंदर बताई। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूं, स्टॉपेज। क्या कहानी है स्टॉपेज की, बिल्कुल ध्यान से अब मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। एक हेडिंग डाल लो फ्रेश, एक फ्रेश हेडिंग डाल लो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एक फ्रेश हेडिंग डाल लो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्योंकि आज की क्लास में बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर जंप कर रहा हूं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट। प्लीज माइक म्यूट कर लो प्लीज। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट डील करेंगे स्टूडेंट अंडर सेक्शन 50, 51, 52। तीन सेक्शन यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं। तीन सेक्शन यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग डील करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करूं, तो इसका चार्ट आप लोग बना सकते हैं। तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तीन पार्ट के अंदर मैंने इसे डिवाइड किया है, बिल्कुल ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज। तो राइट ऑफ स्टॉपेज, स्टॉपेज वर्ड का क्या मतलब है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो स्टॉपेज वर्ड का मतलब है भाई, रिक्शे वाला चला गया एसी लेके, आपने बोला भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, आपने कहा पापा जी गर्मी बहुत पड़ रही है, हमारे लिए एसी लेके आ जाओ। आपके पापा ने एसी बुक करा दिया। अब एसी बुक कराने के बाद एसी रिक्शे में आ रहा था, और उधर से सेलर को पता लग गया कि आप पेमेंट नहीं करने वाले। सेलर को पता लग गया कि ये बायर मुझे पेमेंट नहीं करेगा, तो क्या सेलर रिक्शे वाले को वापस बुला लेगा कि भाई रिक्शे वाले वापस आ जा, बायर को गुड्स डिलीवर नहीं करना है, बायर को गुड्स डिलीवर नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉपेज करा रहे हैं। ट्रांजिट का मतलब अभी रास्ते में, अभी हमारा गुड्स कहाँ है, रास्ते में। ठीक है जी, बात करेंगे डिटेल में। सेक्शन 51 डील करेगा यहाँ पे, सेक्शन 51 यहाँ पे डील करेगा, ओ सॉरी सेक्शन 50 यहाँ पे डील करेगा। तो बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट का ड्यूरेशन क्या होगा, कहां तक माना जाएगा कि ये ट्रांजिट है, कहां तक माना जाएगा कि ये क्या है, ट्रांजिट है। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्टेड। ठीक है जी, इसके अंदर हम लोग दो चीजें देखेंगे, दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉपेज कर सकते हैं, दो तरीके स्टॉपेज करने के। ठीक है जी, और ये सेक्शन कौन सा डील करेगा, 52 सेक्शन यहाँ पे डील करेगा 52।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके सारे सेक्शन स्टॉपेज से रिलेटेड हो जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये चार्ट बना लिया। चैट बॉक्स में प्लीज लिख के बताओ किस किस बच्चे ने ये चार्ट बना लिया है। बना लिया तो यस, नहीं बनाया तो नो। अगर आपने चार्ट बना लिया तो यस, गुड़िया वेरी गुड। और गुड़िया के बाद हिमानी बहुत बढ़िया बेटा, तरुण बहुत बढ़िया, नैन्सी बहुत बढ़िया, ठीक है। विशाल कह रहा है 2 मिनट रुक जाओ सर। बेटा आज टाइम नहीं है, ये लेक्चर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये लेक्चर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आज स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, घोड़ा बनना पड़ेगा बेटे आज, घोड़ा। अभी तक क्या बने हुए थे सर, गधे थे हम। चलो आ जाओ आगे। कई बच्चे कह रहे हैं हम गधे नहीं है, तो मैंने कब कहा। चलो आगे चलते हैं बेटा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये मेरे नोट्स आ गए, सेल्फ नोट्स। आज इन नोट्स की हेल्प से हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा स्पीड में कवर अप कर लेंगे और इस लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। एक गुड न्यूज तो मैंने एडवांस में आपको दे दी, दूसरी गुड न्यूज में एंड ऑफ द लेक्चर आपको दूंगा। तो इस लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम्बल रिक्वेस्ट होगी सारे स्टूडेंट से, दोबारा से इस लेक्चर को पक्का देखना है, चाहे आपको सारा समझ में आ जाए। दोबारा से इस लेक्चर को सारा देखना है, चाहे आपको समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉपेज की, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मैं देखो सांस भी नहीं ले रहा, बिना सांस लिए भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है जी। कई बच्चे अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे वो सोचेंगे सर ने स्पीड बढ़ा रखी है, भाई 1.25 पे स्पीड है सर की चल रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो सबसे पहले सेक्शन 50 की बात करेंगे, 50 के बाद सेक्शन 51, 51 के बाद सेक्शन 52। तीनों सेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। थोड़ा सा आगे कर देता हूं। तो यहाँ पे सेक्शन 51 हमारे पास मॉड्यूल भी है। अगर आप मॉड्यूल के अंदर सेक्शन 51 निकाल लेते हैं अपने सामने, सेक्शन 51 अगर आप निकाल लेते हैं तो टोटल हमारे पास 7 पॉइंट बताए हैं। सॉरी, पहले तो सेक्शन 50 आपको बताना है। सेक्शन 50 बहुत छोटा सा है, पहले सेक्शन 50 बताता हूं आपको कि सेक्शन 50 क्या बोल रहा है। तो पहले सबसे पहले सेक्शन 50 आपको देखना होगा, सेक्शन 50 क्या बोल रहा है। ये देखो सेक्शन 50 बस इतना सा ही है, सेक्शन 50 बस इतना सा ही है। ये लिखा हुआ है मैंने सेक्शन 50। प्लीज ध्यान से सुनना सेक्शन 50 क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात सेक्शन 50 कह रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पे जो सेक्शन 50 कह रहा है कि अभी तक पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास ही। अभी तक जो गुड्स का पोजीशन है वो सेलर के पास ही है, मतलब कि अभी तक गुड्स बायर की पोजीशन में नहीं आए। सबसे पहली बात, अभी तक गुड्स बायर की पोजीशन में नहीं आए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब गुड्स रास्ते में है, अभी देखो आपके घर में नहीं पहुंचा ना एसी, दुकान से तो निकल चुका है, दुकान से एसी निकल चुका है, पर आपके घर में नहीं पहुंचा, मतलब कि बायर के पास अभी तक नहीं पहुंचा, बायर की डेस्टिनेशन में अभी तक गुड्स नहीं पहुंचा है। तो अगर स्टूडेंट बायर की डेस्टिनेशन में, अगर बायर की डेस्टिनेशन में अभी तक गुड्स नहीं पहुंचा है, तो जो हमारा सेलर है, जो हमारा क्या है स्टूडेंट, सेलर, वो क्या कर सकता है। हाँ जी, जो हमारा सेलर है वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है। सेलर क्या कर सकता है, रीगेन। अगर आपको ध्यान से पता हो तो लीन के अंदर स्टूडेंट जो मैंने वर्ड यूज किया था, रिटेन वर्ड यूज किया था, कि यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है, पोजीशन रिटेन कर सकता है, मतलब कि पोजीशन सेलर अपने पास रखेगा। गुड्स की पोजीशन लीन के अंदर सेलर अपने पास रखेगा। यहाँ पे सेक्शन 50 में सेलर क्या कर रहा है, सेक्शन 50 के अंदर सेलर क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। रीगेन कर रहा है मतलब पोजीशन को, गुड्स की पोजीशन को रीगेन कर रहा है। रिक्शे वाले को बोल दिया भाई वापस आ जा,
बायर पैसे देने से मना कर रहा है, वापस आ जा, कह रहा था पेटीएम कर रहा हूं, जो भी है मतलब पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट तो आई नहीं भाई, तू वापस आ। तो रीगेन कर सकता है पोजीशन, रीगेन को आप रिज्यूम भी बोल सकते हैं। और कब कर रहा है? ड्यूरिंग ट्रांजिट। कब कर रहा है? ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो इसका मतलब कि जब ट्रांजिट पीरियड होगा, जब क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांजिट पीरियड होगा, तो उस टाइम पे सेलर, उस टाइम पे स्टूडेंट सेलर क्या कर सकता है? हाँ जी, सेलर क्या कर सकता है? रीगेन कर सकता है गुड्स की पोजीशन। एक बार मॉड्यूल में आ जाते कितने, एक बार बताओ विशाल, चैट बॉक्स में बताओ, मॉड्यूल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी मॉड्यूल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा विशाल? यस सर, ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर देखो, देखो प्लीज ध्यान से देखो। तो अगर पेज नंबर में बात करूं, आगे चलता चलूं, आप लोगों के पास तो बुक है, बहुत बढ़िया काम हो गया आपके साथ। ये आ गया जी सेक्शन 50, ये आ गया स्टूडेंट मेरे सामने सेक्शन नंबर 50। ये रहा हमारा सेक्शन 50। तो मैंने आपको बताया स्टॉपेज वर्ड का क्या मतलब है। हाँ जी, स्टॉपेज वर्ड का मैंने आपको क्या मतलब बताया? रीगेन करना। स्टॉपेज वर्ड का मतलब क्या है? रीगेन करना या रिज्यूम करना, या क्या करना? रिज्यूम करना। रास्ते में गुड्स को ही रोक लेना, वापस बुला लेना। रास्ते में जाते हुए गुड्स को क्या करना? वापस बुला लेना। क्या कह रहा है? बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट। बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर समझते ही हो ना, जिसका पैसा नहीं मिला है, ठीक है। हु हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, तो उसने क्या कर दिया भैया? गुड्स का पोजीशन अपने पास, मतलब कि रिटेन, वापस बुला लिया रिक्शे वाले को। ट्रांजिट में जब रास्ते में गुड्स जा रहा था तो रोक लिया। रिज्यूम द पोजीशन, मैंने आपको बोला इसको रिज्यूम भी बोल सकते हैं। रिज्यूम द पोजीशन एज लॉन्ग एज दे आर इन ट्रांजिट, जब तक गुड्स ट्रांजिट में है, जब तक गुड्स क्या है? ट्रांजिट में। जब तक क्या कर सकता है सेलर? सेलर जब तक क्या कर सकता है? गुड्स को रीगेन कर सकता है। मे रिटेन अंटिल पेड और टेंडर प्राइस ऑफ द गुड्स, अंटिल पेड और टेंडर प्राइस ऑफ द गुड्स। मुझे बताओ कितनों को समझ में आ गया? मुझे बताओ कितनों को समझ। टेंडर प्राइस का मतलब मैंने आपको बताया था, टेंडर डिलीवरी होती है, जैसे कि भैया यहाँ पे टेंडर डिलीवरी जो बताया था, बिजनेस आवर के टाइम पे डिलीवरी करनी होती है गुड्स की। यहाँ टेंडर प्राइस का क्या मतलब है? यहाँ टेंडर प्राइस का क्या मतलब है कि जो प्राइस पार्टीज के बीच में, सेलर और बायर्स के बीच में आपस में तय हुआ है, उसी प्राइस पे क्या करना है भाई? वही प्राइस बायर ने क्या किया हो? पे किया। तो कब तक यहाँ पे सेलर गुड्स को रिटेन कर सकता है? हाँ जी, सेलर यहाँ पे गुड्स को कब तक रिटेन कर सकता है? यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि सर जब तक गुड्स क्या है? ट्रांजिट में है। नहीं, उससे भी पहले की पॉइंट क्या है? पोजीशन होनी चाहिए भाई। सेलर के पास ही उस गुड्स की क्या होनी चाहिए? पोजीशन। नो डाउट कि अभी गुड्स क्या है? ट्रांजिट में। तो सबसे पहले सेलर के पास पोजीशन होनी चाहिए, बायर के पास पोजीशन अभी तक नहीं आई हो, मतलब कि बायर को अभी तक गुड्स नहीं मिले। दूसरी बात, यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है? रिक्शे वाले को रीगेन, मतलब वापस बुला सकता है, भाई वापस आ जा, उसको डिलीवर मत कर। तो जब तक ट्रांजिट पीरियड है, जब तक क्या है? ट्रांजिट पीरियड है, तभी तक सेलर के पास क्या है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है। प्लीज चैट बॉक्स में बताओ कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? जल्दी बताना, जल्दी। समझ में आ गया विशाल को? वेरी गुड, क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चा है भाई ये। सभी को आ गया? चलो नैन्सी को भी आ गया, सभी को आ गया। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं भाई। सर क्या हो गया भाई? ट्रेन छूट रही है भाई, दिल्ली जाना है। सर तो हम तो दिल्ली में ही बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम आगे आ गए अपने नोट्स में। विशाल नोट्स आ गए बेटा आपके सामने, एक बार माइक ऑन करके बता दो, नोट्स आपके सामने आ गए मेरे हैंड रिटन नोट्स आ गए। अब बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे क्या है? कंडीशंस है।
यहाँ पे इसके लिए क्या है कंडीशंस, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे बोल रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगर आपको करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी होगी। बेटा सेक्शन 51 की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं, सेक्शन 50 इज ओवर। देखो वो कंडीशन क्या है, हेडिंग डालो। किताब में क्या होता है, आगे पीछे चीजें दे रखी होती हैं, बुक के अंदर आगे पीछे चीजें दे रखी होती हैं। ये हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट excised only when following conditions are fulfilled। अगर ये सारी कंडीशन अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो जाके आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, तो जाके आप क्या कर सकते हो, अपना राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट क्या कर सकते हो, एक्साइज कर सकते हो। विशाल कंडीशन नजर आ रही है A to E? यस सर। बेटा पहली कंडीशन सेलर मस्ट बी अनपेड, जो सेलर है वो क्या होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए। नंबर टू पार्ट विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब कि आपको मान लो 1000 मान लो आपको कारें सप्लाई करनी है, आपको 1000 कारें क्या करनी है, सप्लाई करनी है। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मुझे किसी को 1000 मोबाइल क्या करने हैं, सप्लाई करने, कोई बहुत बड़ा रिटेलर है जो भी है, ठीक है जी, मुझे क्या करना है, उसको एक बल्क क्वांटिटी क्या करनी है, सप्लाई करनी है। अभी आपने क्या किया है, पार्ट ऑफ द सप्लाई की है। अभी आपने 800 कार सप्लाई कर दी है, अभी 200 आपके पास है, तो क्या 200 को आप स्टॉपेज कराने का राइट होगा या नहीं होगा आपके पास? हाँ जी, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे 200 गाड़ियों को क्या है भाई, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने का राइट होगा। गुड्स कहाँ पे होने चाहिए, ट्रांजिट में। बायर क्या हो गया भाई, इंसॉल्वेंट, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और क्या लिखा है, राइट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 50। सेक्शन 50 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन 50 का मतलब भाई पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास। अभी तक गुड्स की पोजीशन सेलर के पास है, अभी तक बायर को गुड्स डिलीवर नहीं किए गए, अभी तक बायर को गुड्स डिलीवर नहीं किए गए हैं। एनी डाउट? बेटा इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बुक्स के एग्जाम्पल नहीं कराता आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क, आप खुद कर लोगे। कितने बच्चों को ये पहले 5 कंडीशन समझ में आ गई हैं? इसकी एनालिसिस करेंगे, कम से कम आधा घंटा लगेगा। एनालिसिस करेंगे, आधा घंटा लगेगा। ये बताओ पहले चैट बॉक्स में कितनों को ये समझ में आ गया, कंडीशन कितने बच्चों को समझ में आ गई? विशाल माइक म्यूट कर लो, अभी आपको बता दूंगा ऑन करने के लिए। समझ में आ गया तरुण को, गुड़िया को, ठीक है, सबको। हिमानी, इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई तुम लोग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हेडिंग आपने डाल ली थी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, टोटल 5 कंडीशन है। एग्जाम्पल आपको पता लग गया, एग्जाम्पल आपको पता लग गया। अब ध्यान से सुनना। अब जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या बताने जा रहा हूँ? सेक्शन 51 डिटेल के अंदर लेने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको राइट बता दिए कि भैया स्टॉपेज कराने का सेलर के पास राइट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन 51 बेटा टोटल 7, यहाँ पे लिख लो टोटल 7 केसेस हैं, टोटल 7 केसेस हैं जिसके अंदर ड्यूरिंग इन ट्रांजिट आप स्टॉपेज करा सकते हो। टोटल 7 केस हैं, 7 में से कुछ ऐसे केस हैं जिनके अंदर हम स्टॉपेज करा सकते हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं गुड्स का। सीधी सिंपल सी बात बोलूं, टोटल 7 सिचुएशन में 2 बातें, या तो हम गुड्स को, जो गुड्स चले गए उनको हम क्या कर लेंगे भाई, रीगेन कर लेंगे, या तो हम उनको रीगेन नहीं कर पाएंगे। तो या तो हम मानेंगे कि ये गुड्स अभी ट्रांजिट में है, या तो हम नहीं मानेंगे। मुझे एक चीज बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताना, अगर गुड्स ट्रांजिट में, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, अगर गुड्स ट्रांजिट में क्या मैं स्टॉपेज कर सकता हूं या नहीं, क्या मैं स्टॉपेज कर सकता हूं या नहीं। आंसर इज यस, आंसर इज नो। चैट बॉक्स में प्लीज, अगर गुड्स ट्रांजिट में, वेरी वेरी गुड गुड़िया, हाँ जी जल्दी बताओ जल्दी।
ओ भाई साहब हिमानी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही है, बिल्कुल। आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो बेटा टोटल 7 सिचुएशन में आपको क्या समझाने जा रहा हूं, आपको क्या समझाने जा रहा हूं, ट्रांजिट है या नहीं है। अगर ट्रांजिट है तो सेलर के पास राइट ऑफ स्टॉपेज होगा, अदरवाइज उसके पास नहीं होगा। तो एक एक करके सारी सिचुएशन लेने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये मेरे सेल्फ नोट्स आ गए आपके पास, मैंने हर सिचुएशन का चार्ट बना रखा है। पहली सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, कह रहा है यहाँ पे ए है। अच्छा आंसर मत देखना, पहले से लिखा हुआ है आंसर, पहली सिचुएशन का आंसर पहले से लिखा है कि इस सिचुएशन में गुड्स को ट्रांजिट माना जाएगा। अगर गुड्स को ट्रांजिट माना जाएगा तो यहाँ पे सेलर के पास क्या राइट आ जाएगा, स्टॉपेज कराने का सेलर के पास राइट आ जाएगा। स्टॉपेज का मतलब कि वो पोजीशन क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है जी। तो एक पार्टी है ए, कौन है ए, और ये है भाई बी। बी कौन है, बायर, जिसको हमने देने थे गुड्स, और ये है हमारी डेस्टिनेशन। ये क्या है, हमारी डेस्टिनेशन। बिल्कुल ध्यान से देखना, कह रहा है अंटिल द बायर और हिज एजेंट, बायर या उसका एजेंट, बायर या उसका एजेंट क्या है, क्या बोलता है यहाँ पे, बायर या उसका एजेंट क्या कर ले, हाँ जी, सच कैरियर। यहाँ पे आपको वर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोग बाद में लिख लेना, यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो बाद में आप लोग लिख लेना। अभी समझते चलो प्लीज, अभी प्लीज स्टॉप राइटिंग, कोई बच्चा ये चार्ट नहीं बनाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है सच कैरियर, क्या लिखा है, सच कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है भाई, जो वो रिक्शे वाला क्या कर रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, रिक्शे वाला गुड्स लेके जा रहा है, वो आपका क्या है, कैरियर है। या आप बोल सकते हो कोई कोरियर कंपनी है, या आप बोल सकते हो रेलवे है, रेलवे भी तो एक कैरियर है जो गुड्स लेके जाती है। तो कैरियर कोई भी हो सकता है ना भाई, जो भी क्या कर रहा है, सामान लेके जा रहा है, जो भी क्या कर रहा है, सामान लेके जा रहा है, वो कौन होता है, कैरियर होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंटिल द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ टेक्स डिलीवरी ऑफ देम, जब तक उन्होंने कैरियर से क्या है, डिलीवरी ना ली हो, या अदर बेली। दूसरा यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो लिखा है भाई अदर बेली। बेली कौन है भाई, यहाँ पे सेलर का एजेंट है। क्या सेलर का एजेंट, या उसको हम बोलते हैं बेली, हम क्या बोलते हैं उसको, बेली, ऊपर लिख लो, हम बोलते हैं उसको बेली। तो बेली ने अभी तक डिलीवरी ना दी, अगर बेली ने, बेली समझ गए ना कौन है, सेलर का ही क्या है, एक एजेंट है, सेलर का ही क्या है, एक एजेंट। अगर बेली ने अभी तक क्या है, बायर को डिलीवरी नहीं दी है, या जो हमारा कैरियर है उसने अभी तक बायर को डिलीवरी नहीं दी है, डिलीवरी नॉट टेकन, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आपको नजर आ रहा होगा, डिलीवरी नॉट टेकन। अगर अभी तक बेली ने डिलीवरी नहीं दी या कैरियर ने उसकी डिलीवरी नहीं दी, तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट सेलर के पास, हाँ जी, सेलर के पास स्टॉपेज कराने का राइट है, मतलब कि सेलर के पास रीगेन करने का राइट है, उन गुड्स को रीगेन करने का राइट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गुड्स आर डीम्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट। गुड्स को डीम्ड माना जाएगा कि वो इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट है, मतलब कि अभी रास्ते में। कब, when they are delivered to the carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer, until देखो कब तक, जब तक बायर या एजेंट क्या है, डिलीवरी ना ले ले, जब तक बायर और एजेंट डिलीवरी ना ले ले। बताओ जी कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में बताओ। सबको आ गया, सारे बच्चों को आ गया, चलो भाई आगे चलो। सेकंड सिचुएशन देखो, बिल्कुल, तो ये सेल्फ नोट्स बना रखे हैं, इसका बड़ा बेनिफिट है। सेकंड सिचुएशन देखो, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं आपके लिए,
ध्यान से देखना सेकंड वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है। सर थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ले भाई इससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा आंसर पहले से मत देखो, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। ट्रांजिट नहीं माना जाएगा मतलब कि आप स्टॉपेज नहीं करा सकते। स्टॉपेज नहीं करा सकते इसका मतलब कि गुड्स की पोजीशन आप रीगेन नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ए, और ये क्या है बी। अभी बेटा गुड्स रास्ते में जा रहे थे। गुड्स क्या कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। और जब गुड्स रास्ते में थे ड्यूरिंग ट्रांजिट थे। गुड्स क्या थे, ड्यूरिंग द ट्रांजिट। तो गुड्स की डिलीवरी किसने ले ली, बायर ने। गुड्स की डिलीवरी किसने ले ली, बायर ने। बायर ने गुड्स की डिलीवरी ले ली। एक चीज मुझे बताओ, मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूं। मैं दिल्ली से हम लोग उत्तरांचल जा रहे थे। दिल्ली से उत्तरांचल आपको पता ही होगा, जिसको यूके बोलते हैं बेटा, शॉर्टकट। तो दिल्ली से हम लोग उत्तरांचल में जा रहे थे। मेरे फादर ने कुछ गुड्स बोले थे, इन गुड्स को कहाँ डिलीवर करना, इन गुड्स को मुझे उत्तरांचल में डिलीवर करना। पर रास्ते में ही हमने वो गुड्स उठा लिए। क्या रास्ते में ही जाते हुए गुड्स बायर ले सकता है? जिस बायर के पास वो गुड्स जाने हैं, क्या रास्ते में ही वो उन गुड्स की डिलीवरी ले सकता है या नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यस और नो। वेरी वेरी गुड तरुण, बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत बढ़िया। तो यस, आंसर इज यस, ले सकते हैं, ठीक है जी। तो डिलीवरी ले ली बायर ने। अगर बायर ने डिलीवरी ले ली भाई, ट्रांजिट इज एंड, ट्रांजिट खत्म। और अगर मुझे बताओ स्टूडेंट ट्रांजिट खत्म हो गया, अगर मुझे बताओ ट्रांजिट खत्म हो गया बिफोर द अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, अगर ट्रांजिट खत्म हो गया, क्या स्टॉपेज कराने का राइट है या नहीं? यस और नो। क्या सेलर के पास स्टॉपेज कराने का राइट है या नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स में। नो नो नो, बिग नो, बिग नो, आंसर इज बिग नो। तो यहाँ पे स्टॉपेज का राइट नहीं है। अब मैं मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहा, सीधे थर्ड सिचुएशन में आ जाओ। सीधे थर्ड सिचुएशन के अंदर आ जाओ। थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है? थर्ड सिचुएशन के अंदर देखो क्या हो रहा है। प्लीज आंसर मत देखना यार पहले से। यहाँ पे ए और यहाँ पे कौन है, बी। बी कौन है, बायर है। या बायर का क्या हो सकता है भाई, एजेंट, जो गुड्स की क्या करेगा, डिलीवरी लेगा। किससे लेगा, बेली से या कैरियर से। बेली या कैरियर से क्या लेगा, डिलीवरी लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। एक्नॉलेज द बायर और एजेंट, मतलब कि बायर और एजेंट को क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। बायर और एजेंट को क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। देखो क्या मतलब है, थर्ड वाली सिचुएशन का देखो क्या मतलब है। कह रहा है आफ्टर अराइवल ऑफ गुड्स, जो हमारी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन है, जहां पे गुड्स की डिलीवरी होनी थी, वहां गुड्स पहुंच चुका है। आफ्टर अराइवल, डेस्टिनेशन में गुड्स क्या है, पहुंच चुका है। कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेज द बायर, बायर और एजेंट को बता दिया कि भाई मैं गुड्स को होल्ड करके रख रहा हूं अपनी पोजीशन में। बेली ने बोला बायर को या एजेंट को, मैं गुड्स को अपनी पोजीशन में क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू रख रहा हूं। एक्नॉलेज कर दिया है बेली ने, कैरियर ने बायर को क्या कर दिया है, एक्नॉलेज कर दिया। भाई तेरा गुड्स आ चुका है, तेरा गुड्स आ चुका है, मैं अपने पास रख रहा हूं। कह रहा है ट्रांजिट इज एंड immaterial that further destination of goods may be indicated by buyer। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ट्रांजिट खत्म हो गया, इट इज इमटेरियल, इट इज इमटेरियल फर्दर डेस्टिनेशन उस गुड्स की, चाहे बायर ने क्या कर रखी हो, इंडिकेट। देखो क्या कहानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या कहानी है, कहां गया। तो यहाँ पे देखो क्या कहानी हुई भैया, गुड्स पहुंच गया बेली के पास, गुड्स पहुंच गया कैरियर के पास, गुड्स पहुंच चुका है डेस्टिनेशन में, गुड्स पहुंच चुका है, एक्नॉलेजमेंट दे दी है, नोटिस दे चुका है, कैरियर नोटिस दे चुका है बायर को कि गुड्स आ गया है। जैसे ही उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, जैसे ही बेली या कैरियर ने क्या कर दिया भाई, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, एक्नॉलेजमेंट देते ही ट्रांजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
ट्रांजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इट इज इममटीरियल, इट इज इममटीरियल। चाहे बायर ने बोला हो कि इन गुड्स को आगे आप यहां डिलीवर करना, इस जगह इस गुड्स को क्या करना, आगे डिलीवर कर देना, या मान लो उसने बोल दिया भाई सी को दे देना आगे ये गुड्स आगे किसको दे देना, सी को। भाई इट इज इममटीरियल, वो सब कुछ इममटीरियल है। अगर गुड्स डेस्टिनेशन में पहुंच गया, और कंडीशन क्या कि यहाँ पे कैरियर और बेली ने क्या कर दिया है, हाँ जी, कैरियर और बेली ने क्या कर दिया है, नोटिस दे दिया है, बता दिया बायर को कि भाई गुड्स आ गए, ट्रांजिट क्या हो गया, एंड हो चुका है, ट्रांजिट एंड हो चुका है। अब सेलर स्टॉपेज नहीं कर सकता, अब सेलर स्टॉपेज नहीं कर सकता। ठीक है जी। बच्चे कहेंगे सर सेलर का फिर क्या बेनिफिट। भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर कैरियर के पास गुड्स पहुंच गया, कैरियर ने नोटिस भेज दिया या फोन करके बता दिया कि भाई तेरा गुड्स आ चुका है, तो सेलर अब गुड्स को तो पोजीशन में नहीं ले पाएगा, तो उसके पास और भी तो राइट होंगे, प्राइस ले सकता है। बच्चा कह रहा है सर फिर सेलर का बेचारे का क्या होगा। बेटा प्राइस क्लेम कर लेगा सेलर, डैमेज क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है अगर पेमेंट डिले करता है। अगर बायर डिले करेगा पेमेंट देने में तो क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। तो ये आगे पढ़ने वाले हम लोग, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं, चौथी सिचुएशन देखो जी क्या है। कहता है इफ गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ कैरियर, गुड्स किसके पोजीशन में है, कैरियर के पोजीशन में। गुड्स किसके पोजीशन में है, कैरियर के पोजीशन में। सेलर या बायर दोनों में से एक पार्टी क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है। बायर डिलीवरी लेने से क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फोर्थ सिचुएशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय बायर एंड कैरियर या अदर बेली, तो कैरियर या अदर बेली भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ देम, ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एंड, ट्रांजिट को एंड नहीं माना जाएगा। इवन इफ सेलर इज रिफ्यूज, चाहे सेलर भी क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे कि मैं अब गुड्स को वापस नहीं लूंगा, अब मेरा किताबों का बिजनेस है। ध्यान से सुनना, मेरा किसका बिजनेस है भाई, किताबों का बिजनेस है, बुक्स का बिजनेस है, मैं किताबें लिखता हूं। तो दिल्ली दिल वालों की, अब दिल्ली से माल जा रहा है भाई यूपी, दिल्ली से कहा माल जा रहा है, यूपी। यूपी मेरे कैरियर के पास, यूपी कैरियर के पास या बेली के पास गुड्स पहुंच चुका है। बायर रिजेक्ट कर देता है डिलीवरी लेने से, बायर मना कर देता है मैं नहीं ले रहा डिलीवरी, और यहाँ पे सेलर भी रिफ्यूज कर देता है मैं गुड्स को वापस नहीं लूंगा। सेलर भी क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है मैं गुड्स को वापस नहीं लूंगा। क्या ये गुड्स इन ट्रांजिट माने जाएंगे, आंसर इज यस और नो। क्या ये गुड्स इन ट्रांजिट माने जाएंगे, आंसर इज यस और नो। यस, ये गुड्स अभी ट्रांजिट माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक बायर ने इन गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है। उल्टा बायर ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, भाई मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा। और चाहे सेलर भी रिजेक्ट कर दे, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेलर रिजेक्ट करे या ना करे, इस लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सिंपल सी बात, अगर बायर ने गुड्स की डिलीवरी लेने से रिजेक्ट कर दिया तो उस केस के अंदर स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में ये गुड्स यूपी से वापस आएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। राजस्थान हमारी किताबें गई थी, जो किताबें जब बेची नहीं गई वो किताबें वापस आ गई तो हमें उन गुड्स की डिलीवरी लेनी पड़ी। अगर हम एक टाइम पे उन गुड्स की डिलीवरी नहीं लेते तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कैरियर क्या करता है, उन गुड्स को बेच देता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात करूं तो जब वो गुड्स वापस आ जाते हैं, अगर सेलर भी उन गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता तो कैरियर उन गुड्स को रद्दी के भाव, भाई रद्दी के भाव वो किताबें बिक जाती हैं, 500 रुपए की, 1000 रुपए की किताबें रद्दी के भाव बिक जाती है। तो आप लोग कैरियर से कांटेक्ट कर सकते हो, सीए की, सीएस की मोटी मोटी किताबें आप लोग रद्दी के भाव खरीद सकते हो। ठीक है जी, सर अब से यही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नालायक पढ़ाई में ध्यान दे, 5वीं सिचुएशन में ध्यान दो। चौथी बताओ समझ में आई या नहीं आई, चैट बॉक्स में बताओ 4th सिचुएशन समझ में आई या नहीं।
तरुण को समझ में नहीं आया भाई, दोबारा बताऊंगा। एक बच्चे को भी अगर नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊंगा। तरुण बेटा ध्यान से सुनो, मैंने किताबें लिखी। हाँ सर आपने किताबें लिखी। राजस्थान से ऑर्डर आया, मैं प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ आपको। राजस्थान से ऑर्डर आया सर हमें किताबें भेज दो। भाई हमने किताबें भेज दी। हो सकता है कि हमने कुछ क्वांटिटी ज्यादा डिलीवर कर दी हो सकता है कि हमने कुछ क्वांटिटी ज्यादा डिलीवर कर दी हो। बायर ने यहाँ पे हमसे क्या बोला कि भैया मैं रिजेक्ट। मान लो बायर एक भी क्वांटिटी नहीं ले रहा, मान लो बायर लेना ही नहीं चाहता। असली में बायर को जिस टाइम पे बायर ने आपसे बोला था कि मुझे किताबें भेज दो, उस टाइम पे बायर को लग रहा था कि ये सारी की सारी किताबें बिक जाएंगी, ये सारी की सारी किताबें क्या होंगी, बिक जाएंगी। पर जब गुड्स वहां पे आ गए, अब बायर को लग रहा है कि भैया ये गुड्स तो बिकने वाले नहीं है। बायर ने पोजीशन लेने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। बायर ने रिजेक्ट कर दिया। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय बायर, बायर कह रहा है भैया मैं नहीं लूंगा इन गुड्स को। ठीक है जी, कोई भी रीजन हो सकता है बायर के पास, कोई भी रीजन बायर के पास हो सकता है। बायर कह रहा है मैं इन गुड्स को नहीं लेने वाला। अब कहानी ये है कि भैया कैरियर अपने पास थोड़ी ना रखेगा वो किताबें। कैरियर का कोई किताबों का बिजनेस है कि उसने किताबें बेचनी है। कैरियर का तो काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। एक जगह से माल उठाया, दिल्ली से माल उठाया और कहाँ लेके चला गया, राजस्थान। ये उसका काम है, किताबें बेचना उसका काम नहीं है। तो कैरियर किसको बताएगा, दिल्ली में सेलर बैठा है, सेलर को फोन लगा, हेलो सेलर, बायर माल नहीं ले रहा। तो सेलर कहेगा भाई ठीक है मैं लेने आ जाऊंगा। अगर सेलर लेने आ जाता है तो ड्यूरिंग इन ट्रांजिट वो वापस ले सकता है, रिगेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ कह रहे हैं सेलर भी रिफ्यूज कर रहा है। सेलर कह रहा है उसको कैरियर को मैं नहीं आ रहा, मुझे भी ये गुड्स वापस नहीं चाहिए। पता लग रहा है अमेंडमेंट्स आ गई या कोई भी है वो किताब आउटडेटेड हो गई या कुछ भी हो गया, सेलर भी वहां पे मना कर रहा है। सेलर कह रहा है मेरा खर्चा हो जाएगा इतना। ठीक है जी, उन किताबों का अब कोई यूज नहीं है, पुराना एडिशन है वो किताबों का। बच्चे के तो काम आ जाती है ना यार, स्टूडेंट तो यूज कर लेते हैं, पुराना एडिशन हो तो क्या हो। वो तो सेलर जो ये किताब छापने वाले होते हैं भाई, ये तो आगे प्रिंट में लिख देते हैं 2020 का एडिशन। अब 2019 और 2020 उठा लो, 19-20 का फर्क होगा। सुना है ना कई लोगों को, वो कहते हैं सर 19-20 का फर्क है बस, और कुछ नहीं। तो बस यही तो फर्क होता है। तो सेलर यहाँ पे मना कर रहा है कि भैया मैं वापस नहीं ले रहा। मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अब सेलर ने मना कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा। लॉ में तो लिखा नहीं, आगे की कहानी लॉ में नहीं लिखी। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, जो कैरियर है वो कबाड़ी में, रद्दी में बेच देगा उनको, क्योंकि भैया सेलर ने भी तो यहाँ पे क्या कर दिया है, मना कर दिया है। एक टाइम पीरियड देगा, एक टाइम पीरियड होता है कैरियर का, 2 महीने 3 महीने जो भी है वो टाइम पीरियड होता है। वो तो आपको देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैरियर। हफ्ते का भी हो सकता है कि अगर आप उतने टाइम में गुड्स लेके नहीं गए वो रद्दी में बेच देगा। तरुण प्लीज बेटा बताओ समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। हिमानी को आ गया, वेरी गुड। तरुण को आ गया, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, यू कैन आस्क 100 टाइम्स। आप 100 बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है जी, 5वीं सिचुएशन देखो ध्यान से प्लीज। और जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई डाउट आए क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ट्रांजिट माना जाएगा। ठीक है ना, तो स्टॉपेज का राइट हो जाएगा, सेलर के पास स्टॉपेज का राइट हो जाएगा। 5वीं सिचुएशन, आंसर मत पढ़ना भाई पहले से ही। 5th सिचुएशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखते हैं क्या कहानी है। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिप, चार्टेड शिप बाय बायर। अभी बताता हूं चार्टेड शिप क्या होती है। बाय द बायर एंड ट्रांजिट कम टू एन एंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स इन द पोजीशन ऑफ मास्टर और एजेंट। ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, गुड्स इन द पोजीशन ऑफ मास्टर ऑब्लिक एजेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनना जी,
बिल्कुल ध्यान से सुनना कि भाई ये चार्टेड वेसल का क्या मतलब है। अब हम लोग जा रहे हैं जी कस्टम। आपने सुना होगा कि इंपोर्ट कस्टम का व्यापार होता है। इंपोर्ट कस्टम का व्यापार होता है मुंबई महाराष्ट्र सबसे बड़ा हमारा पोर्ट है। गुजरात में भी है बट महाराष्ट्र में सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट है। ठीक है जी। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। एक मिनट भाई। तो महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको क्या बताया, वहां पे भी पोर्ट है, गुजरात में भी पोर्ट है, बहुत सारी जगह पोर्ट है। ठीक है जी। पोर्ट का मतलब बंदरगाह है। तो हमारा भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है, हमारा व्यापार है। हमारा क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है। अब जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पता है ना भाई, इंडिया से बाहर है। ठीक है, एक कंट्री है इंडिया से बाहर। हाँ सर हमें तो पता है। तो बेटा जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से हमारा माल आ रहा है। अब जब वहां से हमारा माल आ रहा है तो वो कौन सी शिप के अंदर आ रहा है, चार्टेड वेसल के अंदर। और ये शिप चार्टेड बाय द बायर, मतलब यहाँ का इस वेसल का जो मास्टर है, इस वेसल का कौन है जो मास्टर, मास्टर कौन होता है, जो शिप को चला रहा है। मास्टर कौन होता है, जो शिप को चला रहा है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। चलो आपको इमेजिन करवाता हूं, आपको इमेजिन करवाता हूं, बड़ा मजा आएगा बेटा। हम लोग इमेजिनेशन करेंगे साथ के साथ, देखते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया लेके चलता हूं मैं और एक महाराष्ट्र पोर्ट लेके चलता हूं। मुझे विशाल बता देगा बेटा, सामने पीपीटी आ गई है आपके। यस सर। हाँ बेटा, अवार्ड मिला हुआ है मेरे को ड्राइंग के अंदर, आर्ट के अंदर। ठीक है, नीचे से। हाँ तो ये हमारा इंडिया है भाई। अब ये इंडिया है भाई, तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र पोर्ट, MH महाराष्ट्र पोर्ट। और ऑस्ट्रेलिया तो इधर है भाई। वैसे मेरी भी ज्योग्राफी भाई अच्छी है, ठीक है ना। तो इधर इधर ऑस्ट्रेलिया से माल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भाई। इधर कोलकाता पोर्ट भी है भाई, मुझे भी पता है। तो यहाँ माल आ गया। अब यहाँ जो ये शिप जो लेके आ रहा है, ये जो शिप लेके आ रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे ये चार्टेड शिप। क्या लिखा है, चार्टेड शिप। चार्टेड शिप का क्या मतलब है कि भाई एक मदर वेसल है, बड़ी वेसल है भाई। छोटी चार्टेड का मतलब जो बड़ी बड़ी वेसल होती है, छोटी मोटी वेसल नहीं, तो बड़ी वेसल में। अब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। चार्टेड वेसल, तो यहां से चार्टेड जो वेसल होगी भाई, वो ऑस्ट्रेलिया की भी हो सकती है, वो इंडिया की भी हो सकती है। अच्छा, बायर की खुद की तो वेसल नहीं होगी। वेसल का मतलब समझते हो ना, ये जो बड़ी सी शिप है, चार्टेड का मतलब बड़ी, ठीक है ना। तो ये जो शिप है वो बायर की अपनी तो होगी नहीं, मतलब बायर तो इसका मालिक नहीं होगा। बिल्कुल सर, बायर थोड़ी ना मालिक होगा। ये तो जिन लोगों का भाई बिजनेस है वो लोग बड़ी बड़ी चार्टर्ड शिप अपनी चलाते होंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है ना, ये एरोप्लेन है भाई, ठीक है, ये पंखियां उड़ रही हैं एरोप्लेन की। तो आपको भाई अवार्ड ऐसी थोड़ी ना मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एरोप्लेन भाई आपने सुना होगा, इंडिया के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं। उसी तरीके से भाई जो चार्टर्ड शिप होगा वो इंडिया का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है भाई, कहीं का भी हो। अगर बाहर का होगा तो आप फॉरेन शिप बोल लो, ठीक है ना। अब यहाँ ये तो बता नहीं रखा कि ये चार्टर्ड शिप कहाँ का है, इंडिया का बाहर का है। हमें क्या लेना देना इंडिया का हो बाहर का हो, हमें तो क्या मतलब है भाई कि सर ये बताओ कि ये गुड्स ट्रांजिट में माने जाएंगे या नहीं, बस यस और नो बताओ। क्योंकि अगर सर आपने यस और नो बताया, हमें हमारे सेलर का क्या पता लग जाएगा, राइट लग जाएगा। हमें सर हमारे सेलर का राइट पता लग जाएगा, बस हमें तो ये पता करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आपका यहाँ पे मास्टर होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, एजेंट। यहाँ पे क्या होगा, आपका मास्टर या एजेंट, ठीक है ना। जो मास्टर होता है भाई वो वेसल को चलाता है। जो जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी चलाता है, तो उसी तरीके से मास्टर क्या करता है भाई, शिप को चलाता है। तो जो मास्टर है वो बायर का ही है, वो बायर का ही आदमी है,
ठीक है ना। या इस चार्टेड के अंदर, इस चार्टेड शिप में क्या है, एजेंट का मतलब इसका सॉरी बायर का ही क्या है, एजेंट है, बायर का ही क्या है, एजेंट है। तो यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया पोर्ट से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया पोर्ट से यहाँ पे गुड्स को लोड किया जाएगा, यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया पोर्ट से गुड्स को लोड किया जाएगा भाई, उसी टाइम पे मान लिया जाएगा कि आपका जो ट्रांजिट है वो खत्म हो गया। उसी टाइम पे आप सोच रहे होंगे सर इंडिया तो अभी आया नहीं। भाई इंडिया नहीं आया तो क्या हो गया, इंडिया नहीं आया तो क्या हो गया, मुझे बताओ। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हो माल, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, क्या इस कंट्री से ये चीज एक्सपोर्ट हो गई या नहीं हो गई? क्या ये कंट्री मान लेगी या नहीं मान लेगी कि भैया हमारा जो भी गुड्स यहाँ से लोड हुआ है वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो भाई जैसे ही मास्टर, अब मान लो चार्टेड जो शिप है वो मास्टर ही क्या है, आप ही का है। तो ये जो शिप चलाने वाला जो बंदा है वो बायर का ही आदमी है जो शिप चलाता है, क्योंकि मास्टर किसको कहते हैं, जो शिप चलाता है। ठीक है जी, ड्राइवर होगा। और या उसका एजेंट ही इस शिप में बैठा है, उसने यहीं पे अपनी पोजीशन में गुड्स ले लिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आके महाराष्ट्र पोर्ट में आके एजेंट क्या करे, गुड्स की डिलीवरी ले। अगर मास्टर नहीं है, अगर उस केस में मास्टर नहीं है चार्टेड में और एजेंट यहाँ आके डिलीवरी ले रहा है, तो इसी एजेंट या मास्टर की पोजीशन में गुड्स आ जाता है। सिंपल वर्ड्स में आप क्या याद रखोगे, एजेंट और मास्टर की पोजीशन में जैसे ही गुड्स आ जाएगा, ट्रांजिट का जो पीरियड है बेटा वो खत्म हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। मैंने प्रेजेंटेशन से बता दिया आपको, सीधी और सिंपल सी बात है। गुड्स जैसे ही मास्टर या एजेंट की पोजीशन में आ जाएंगे, कहानी खत्म। हिमानी, तरुण सबको आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। पीडीएफ में आ जाते हैं, पीडीएफ ये आ गई जी हमारे सेल्फ नोट्स। 5वीं सिचुएशन भी हमने कर ली। आगे चलते हैं, सिचुएशन नंबर 6 में देखो क्या कहानी है। 6 के अंदर क्या कहानी है, एक बार यहां देख लेते हैं 6 में क्या लिखा है। 6 में लिखा है कैरियर और अदर बेली। 6 में क्या लिखा है, कैरियर और अदर बेली wrongfully refused to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, transit deemed to be an end। ये क्या कहानी है, wrongfully वर्ड यहाँ पे wrongfully है, यहाँ पे रिजेक्ट वर्ड था और यहाँ पे क्या वर्ड है, wrongfully। बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ क्या कहानी है, क्या कहानी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। कह रहा है इफ कैरियर या बेली, if carrier या बेली wrongfully refuse to deliver the goods to the buyer। अगर भाई कैरियर या बेली क्या कर रहे हैं, डिलीवर ही नहीं कर रहे गुड्स, यहां बायर रिफ्यूज नहीं कर रहा। मैंने इस पॉइंट से लिंक किया था, यहाँ पे बेटा बायर रिफ्यूज कर रहा था, यहाँ जो रिफ्यूज है वो बायर कर रहा था, और यहाँ पे wrongfully रिफ्यूज डिलीवरी कौन नहीं दे रहा, कैरियर या बेली। यहाँ पे क्या कर रहा है, डिलीवरी नहीं दे रहे। अगर कैरियर या बेली रॉन्गफुली रिफ्यूज कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं दे रहे, मान लो आपका कोई गुड्स है, अमेजोन से आपका गुड्स डिलीवर हो गया, ठीक है जी, और आपके घर में भी आ गया है, पर वो बंदा आपको असली में गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा। अगर वो बंदा आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा, बायर को या उसके एजेंट को गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा, क्या हम मान लेंगे ट्रांजिट एंड हो चुका है, यस और नो? हो सकता है ना आप घर में नहीं हो, पर यहाँ पे वो कह रहा है wrongfully, मतलब कि भाई जब आपने बोल दिया कि मेरे भाई को मोबाइल दे दो तो उसे दे देना चाहिए था। अमेजोन वाले को, जो कैरियर है उसको आपके भाई को मोबाइल दे देना चाहिए था। क्या सेलर, एक चीज मुझे बताओ, आप तो घर में मिल गए, क्या सेलर यहाँ पे स्टॉपेज करवा सकता है? अब आंसर इज नो, यहाँ पे सेलर स्टॉपेज नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। तो बहुत ही इजी पॉइंट था, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको।
अगला पॉइंट कहता है पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो आ गई वो कहानी, पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कार थी 1000, 800 गाड़ियां आपको क्या कर दी भाई, डिलीवर कर दी। जो बाकी रिमेनिंग गाड़ी है, जो बाकी रिमेनिंग गाड़ी है, गुड्स विच आर यट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अभी ट्रांसमिशन में ही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी सा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे कंडीशन मैंने आगे पढ़ाई थी, सॉरी कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई थी, कहाँ गया पार्ट वाला, कि अगर पार्ट पोजीशन क्या है अभी सेलर के पास है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलेस सच पार्ट हैज बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस टू शोन एन एग्रीमेंट टू गिव अप द पोजीशन ऑफ होल ऑफ द गुड्स। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, चैट बॉक्स के अंदर इन दोनों का मतलब बताओ। एक ये कंडीशन, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, कंडीशन तो वैसे बहुत दूर है, बहुत नीचे है, कोई नहीं, आपको पता लग गया होगा। इससे और इससे कनेक्ट करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों चीजों को कनेक्ट करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे बताओ 7th पॉइंट का क्या मतलब है, पॉइंट नंबर 7 का क्या मतलब है, प्लीज जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्या मतलब है, चैट बॉक्स के अंदर बताओ क्या मतलब है। मुझे लग रहा है भाई किसी को समझ में आया ही नहीं 7th पॉइंट, मैंने समझाया ही नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 7th पॉइंट मैंने नहीं समझाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7th पॉइंट क्या कहना चाहता है। 7th पॉइंट नंबर 7 क्या कहना चाहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सर हमें समझ में नहीं आया 7 पॉइंट क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या कह रहा है 7 पॉइंट। हमारे नोट्स में आ जाते हैं क्या कह रहा है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट कह रहा है भाई 1000 गाड़ियों की डिलीवरी करनी थी, ठीक है जी, 1000 गाड़ियों की क्या करनी थी, डिलीवरी करनी थी, 1000 गाड़ियों की डिलीवरी करनी थी, और यहाँ पे 800 गाड़ियों की डिलीवरी हम कर चुके हैं, और रिमेनिंग गुड्स, जो रिमेनिंग गुड्स हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है अनलेस, ये अनलेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये अनलेस वर्ड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इस अनलेस वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि वहां पे वर्ड अनलेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि वहां पे कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अनलेस पार्ट डिलीवरी हैज बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस, मतलब कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट है सेलर का और बायर का। तो सेलर और बायर ने क्या कर रखा है, आपस में एग्रीमेंट कर रखा है, और क्या एग्रीमेंट कर रखा है, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ होल ऑफ द गुड्स, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ होल ऑफ द गुड्स, मतलब कि भाई मैंने चाहे तेरे को क्या है, कारें कितनी गाड़ियां मैंने भेजनी है तेरे को 1000, चाहे मैंने पार्ट डिलीवरी की हो 800, चाहे मैंने कितनी डिलीवरी की हो 800 की डिलीवरी की हो, मान लिया जाएगा कि मैंने भाई तेरे को पूरी डिलीवरी कर दी है, मतलब कि 200 गाड़ियों की भी मुझे अभी क्या करनी है, डिलीवरी देनी है, मुझे 200 गाड़ियों की भी क्या करनी है, अभी डिलीवरी देनी है। अगर ये मान लिया जाएगा, अनलेस कंडीशन लगा दी ना, अगर उनके बीच में क्या हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर पार्ट डिलीवरी की है, अगर पार्ट डिलीवरी की है तो भाई जो 200 गाड़ियां रह गई हैं उनकी भी डिलीवरी करनी है, उनकी भी क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। तो उस केस के अंदर ये गुड्स इन क्या माने जाएंगे, ये गुड्स इन क्या माने जाएंगे, ट्रांजिट माने जाएंगे। अगर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा,
क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अगर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, अनलेस, इसका मतलब ये कंडीशन है एग्रीमेंट के अंदर। मैं कह रहा हूं ये लाइन ही नहीं लिखी हुई एग्रीमेंट में, ये कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट आता है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि पार्ट डिलीवरी बायर को हम दे चुके हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, पार्ट डिलीवरी हम बायर को दे चुके हैं, बाकी के जो रिमेनिंग गुड्स रह गए क्या वो ट्रांजिट माने जाएंगे, यस और नो, यस और नो। तो क्या वो ट्रांजिट माने जाएंगे, यस और नो? आंसर इज नो, वो ट्रांजिट नहीं माने जाएंगे, ट्रांजिट एंड हो जाएगा। ट्रांजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे ही आप पार्ट डिलीवरी कर दोगे, जैसे ही आप पार्ट डिलीवरी कर दोगे गुड्स का, वैसे ही ट्रांजिट हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है, अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि हमने 1000 कार्स आपको क्या करनी है, डिलीवरी करनी है, और हमने पार्ट डिलीवरी भी की, चाहे हमने गुड्स की क्या की हो, पार्ट डिलीवरी की हो, तो बाकी के 200 गुड्स की भी डिलीवरी करनी है, सेलर को बाकी के 200 गुड्स की भी डिलीवरी करनी है। पर यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा है तो सेलर क्या कर सकता है, इन 200 गुड्स जो उसकी अभी पोजीशन में होनी चाहिए उनको रिटेन कर सकता है, उसको ट्रांजिट माना जाएगा, वो स्टॉपेज करवा सकता है। तो इसलिए जब आप लोग आपस में डीड बनाएं, आपको पता होगा लीगली हम लोग बहुत सारी डीड बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग सेल डीड बनाते हैं, ठीक है, हम लोग रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। तो किसी दिन आपको टाइम पे बताऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसा राइट होना चाहिए जो आप अपने पास रखो। रेंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसा राइट होना चाहिए जो आप क्या रखो, अपने पास रखो। ठीक है जी, तो कभी टाइम मिलेगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्या राइट है। वरना सब लोग क्या करते हैं, जो पहले से रेंट एग्रीमेंट आता है बस उसी की कॉपी करवा लेते हैं, पार्टी के नाम चेंज कर देते हैं, कहानी खत्म। पर हम लोग स्टूडेंट बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं करते, हम शतरंज की चाल चलते हैं। लॉ का एक पॉइंट है, हम लोग उसका यूज करते हैं। तो वो तो आप कभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये बताओ 7th पॉइंट नंबर 7 आपको समझ में आया या नहीं? हाँ जी, आंसर इज यस और नो, बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, हिमानी बेटा, हिमानी को भी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। तो सेक्शन 51 इज ओवर, नाउ वी आर मूविंग ऑन सेक्शन 52। और सेक्शन 52 स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 52 का अगर मैं आपको क्रक्स दिखाऊं तो ये सेक्शन 52 का क्रक्स है। आप लोग डायरेक्टली यहां से, आप लोग यहाँ पे लिख लो सेक्शन 52, डायरेक्टली यहां से पढ़ना, सेक्शन 52 डायरेक्टली यहां से पढ़ना। सेक्शन 52 में दो तरीके बताए गए हैं स्टॉपेज के, दो केसेस, दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉपेज कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, स्टॉपेज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स। गुड्स को एक्चुअली क्या करो, अपने पोजीशन में ले लो। सेलर अगर गुड्स को क्या करता है, एक्चुअल अपने पोजीशन में ले लेता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड कर दिया है। या आपने नोटिस दे दिया कैरियर को कि बायर को गुड्स की डिलीवरी नहीं करनी है, बायर को गुड्स की डिलीवरी नहीं करनी है। तो यहाँ पे दो केस बने। ये देखो मेरे चार्ट के अंदर, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसके अंदर देखो मैंने दो केस बनाए हैं। इसके अंदर मैंने दो केस बनाए हैं सेक्शन 52 के अंदर, कि ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड कब होगा, टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स। सेलर ने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स ले लिया। अगर सेलर ने यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स ले लिया है तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्टेड हो गया। दूसरा पॉइंट है नोटिस का। ये पॉइंट मुझे नोटिस वाला यहाँ पे लिखना था, मैंने यहीं पे लिख दिया जल्दबाजी में। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे चार्ट की फॉर्म में। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोटिस दे दिया आपने कैरियर को, क्या नोटिस दे दिया कैरियर को, नॉट टू डिलीवर द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी नहीं करनी।
या आपने किसको नोटिस दिया, अदर बेली को, या किसको नोटिस दिया, अदर बेली को। टू प्रिवेंट द डिलीवरी, डिलीवरी को क्या करो, प्रिवेंट कर लो, स्टॉप कर दो, बायर को डिलीवर मत करो गुड्स। सीधी और सिंपल सी बात कि सेलर जो है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करेगा तो कब माना जाएगा कि उसने स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया। सर दो सिचुएशन में माना जाएगा कि उसने क्या कर लिया है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया है। पहली सिचुएशन कौन सी है, जब एक्चुअल पोजीशन में आ जाए सेलर के गुड्स, और दूसरी सिचुएशन कौन सी है, जब सेलर अपने कैरियर या बैली को नोटिस दे दे कि भाई तू उसको गुड्स डिलीवर मत करियो। तो इन दो केसेस के अंदर सेलर क्या कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करता है। इन दो केसेस के अंदर सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने सेक्शन 52 भी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 53 की तरफ अगर हम मूव करें, एक नया टॉपिक होगा हमारा, और मैंने आपको बताया था सेक्शन 53 क्या है, राइट है। सेक्शन 53 यहाँ पे क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर उन गुड्स को सबसेल कर देता है, या बायर उन गुड्स को क्या कर रहा है, आगे प्लेज कर रहा है, बायर उन गुड्स को आगे क्या कर रहा है, प्लेज। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस बता रखी है। मैं ये एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा, आप लोग ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। हाँ, ये वाला केस मैं आपको लूंगा, ये वाला केस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी। और चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स में देखते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सेक्शन 53 को मैंने यहाँ पे आपके आगे प्रेजेंट किया है। सेक्शन 53 थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको। तो ये सेक्शन 53 को मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड वे में आपको क्या किया है, प्रेजेंट किया है। बिल्कुल ध्यान से देखना क्या कहानी है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सेक्शन 53। इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल लेना। कहता है सबसेल और प्लेज बाय बायर। तो गुड्स में क्या कह रहा है, या तो बायर क्या कर रहा है, सबसेल कर रहा है, मतलब कि बायर गुड्स को क्या कर रहा है भाई, आगे बेच रहा है। बायर गुड्स को क्या कर रहा है, आगे बेच रहा है। आपने कहा सेलर को, आपने सेलर को कहा कि भाई जो तेरे पास कार है वो मैं खरीदूंगा। तो बायर ने बोला ये कार मैं खरीदूंगा। ठीक है जी, आपकी डील हो गई कि आप कार खरीदोगे। हो सकता है कि बायर किसी दूसरे बायर को, बायर 2 को आगे ये कार क्या करेगा, बेचेगा। हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे कई लड़के क्या करते हैं ऐसे ही कि भाई अच्छा अपनी बाइक बेच रहा है, मैं खरीदूंगा तेरी बाइक। अब आपने अपने दोस्त की बाइक मान लो 40,000 रुपए में खरीद दी, और पता लग रहा है कि आगे आप 50,000 में बेच रहे हो, या आगे आप 45,000 रुपीज में बेच रहे हो। 5,000 रुपए कुछ ना कुछ आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बायर आगे सबसेल कर रहा है, या बायर क्या कर रहा है, उस गुड्स को प्लेज कर रहा है। अब ये प्लेज क्या कहानी है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्लेज की यहाँ पे क्या कहानी है। चलो, बच्चा कह रहा है कि सर अभी बता दो। तो मैंने, स्टूडेंट आप सुन लो, बस कान खोल के सुन लो मेरी बात को। मैंने आपको बोला था कि भैया चार्ज वर्ड प्लीज सेक्शन 53 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मैंने आपको कहा था चार्ज का मतलब क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने कहा था जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे मॉर्गेज कराया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराया जाता है। और अगर मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाता हूं तो मैं बोल सकता हूं मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया है, मतलब उसे गिरवी रखवा दी है। दूसरा मैंने कहा था जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं शेयर्स और एक अदर देन शेयर्स। तो मैंने कहा था जो शेयर्स होते हैं उन्हें हम क्या करवाते हैं, प्लेज। शेयर्स को हम क्या करवाते हैं, प्लेज। और मैंने कहा था जो अदर देन शेयर्स के अलावा अगर कोई और प्रॉपर्टी है तो उसका हाइपोथिकेशन होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, हाइपोथिकेशन वर्ड का मैंने मतलब भी बताया था आपको कि आपने जो गाड़ी है 10 लाख की, आपने क्या की, फाइनेंस के अंदर ली, मतलब कि आपने ईएमआई समझते हो ना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट आपने बनवा ली। और एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, फाइनेंस किया, 4 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक ने पे किए।
अब यहाँ पे जो गाड़ी खरीदने वाला आदमी है वो HDFC बैंक को 4 लाख भी देगा, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा, दोनों काम करने हैं उसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो गाड़ी की आरसी होती है, तरुण को पता होगा, मैंने कहा था कि गाड़ी की जो आरसी होती है उसमें HDFC बैंक का नाम लिखा होगा। जब तक आप HDFC बैंक की लास्ट किस्त पे नहीं कर देते और उससे NOC लेके नहीं आ जाते और आपके पास एक नई आरसी में आप अपना नाम नहीं छुड़वाओगे, एक पेपर भरना पड़ता है भाई, उसके 500-600 रुपए लगते हैं, ठीक है जी। NOC लेने के बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है, मैं गया हुआ हूं, मैंने खुद ये काम प्रैक्टिकली किए हुए हैं, तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, किसी ब्रोकर को, दलाल को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप आ जाएगा बनके। तो 90 डेज का वो टाइम पीरियड देते हैं, एक नई आरसी आपके नाम से बनके आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्लेज वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये शेयर्स की बात कर रहे हैं। ना बेटा ना, ये शेयर्स की बात नहीं कर रहा, ये गुड्स की बात कर रहा है। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि शेयर्स के अलावा होगा तो हाइपोथिकेशन होगा। आप नालायक हो, मैंने क्या बोला आपने समझा ही नहीं। मैंने कहा भाई हाइपोथिकेशन वर्ड का मैं मतलब बता रहा था कि हाइपोथिकेशन अदर देन शेयर्स में, जब जो कि शेयर्स के अलावा जो अदर प्रॉपर्टी होती है मूवेबल, तो हाइपोथिकेशन होता है कई बार उन केसेस के अंदर। क्या अगर कोई गुड्स मेरा हो चुका है, अगर किसी गुड्स की ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है, बायर के पास आ चुकी है, क्या बायर आगे उसे प्लेज करवा सकता है? आंसर इज यस। मतलब कि जब वो कार आपके नाम से हो गई, आरसी में आपका नाम आ गया, उस गाड़ी की आरसी में आपका नाम आ गया, क्या उसके बाद आप उस कार को प्लेज करवा सकते हो? आंसर इज यस। फिर आप उस गाड़ी को क्या करा सकते हो? प्लेज। मैंने तो केवल हाइपोथिकेशन वर्ड का मतलब बताया था, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि शेयर्स के अलावा कोई और गुड्स होगा तो वो प्लेज नहीं हो सकता, मैंने ये नहीं बोला। मैंने आपको हाइपोथिकेशन वर्ड का मतलब बताया कि भैया, और दूसरा मैंने ये कहा कि अगर शेयर्स लेके जाओगे तो शेयर्स को क्या करवाओगे? प्लेज करवाओगे। शेयर्स कभी मॉर्गेज नहीं होंगे, शेयर्स कभी मॉर्गेज नहीं होंगे, और शेयर्स में कभी हाइपोथिकेशन नहीं होता, शेयर्स के अंदर कभी हाइपोथिकेशन नहीं होता। चलो, वो तो एक टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सेक्शन 53 में क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा कि सर बायर क्या कर रहा है? सबसेल कर रहा है, उस गुड्स को आगे बेच रहा है, या उन गुड्स को क्या करवा रहा है? प्लेज करवा रहा है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है। सबसे पहली बात पोजीशन। अच्छा, सारा जो कुछ बात कर रहे हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर सेलर के पास गुड्स की क्या है? पोजीशन है। सेलर के पास गुड्स की पोजीशन है, क्या मुझे बताओ सेलर के पास लीन का राइट है या नहीं? आंसर इज यस और नो? आंसर इज यस। क्या सेलर के पास स्टॉपेज इन ट्रांसिट का राइट है? अबे जब लीन का राइट है तो स्टॉपेज इन ट्रांसिट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जब वो रिटेन कर सकता है तो रीगेन की क्या जरूरत? ठीक। उसके बाद अगर मान लो सेलर के पास गुड्स की पोजीशन नहीं है, अगर सेलर के पास गुड्स की पोजीशन नहीं है, क्या लीन का राइट है? आंसर इज नो। एक होमवर्क लिख लो, डिफरेंस बिटवीन कर लेना, डिफरेंस बिटवीन कर लेना, लीन में और स्टॉपेज इन ट्रांसिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पढ़ के देखोगे बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो क्या आप स्टॉपेज इन ट्रांसिट कर सकते हो? आंसर इज यस। अगर वो ट्रांसिट में है, अगर वो गुड्स ट्रांसिट में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? स्टॉपेज इन ट्रांसिट कर सकते हैं, सेलर के पास राइट है। अब ध्यान से सुनना, एक एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहा है। एप्लीकेशन क्या है वो कह रहा है, ध्यान से सुनो, एक केस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, एक केस हम लोग यहाँ पे लेंगे, उस केस के अकॉर्डिंग आपने बताना है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, पूरा दिखेगा नहीं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, अब पूरा आपको नजर आ रहा है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक केस ले रहे हैं कि जो सेलर है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, जो हमारा कौन है? सेलर। तो सेलर क्या कर रहा है? असेंट। एक केस के अंदर सेलर असेंट नहीं दे रहा और एक केस के अंदर सेलर असेंट दे रहा है। अब आप कहोगे सर किसकी असेंट दे रहा है, किसकी नहीं दे रहा? समझ में नहीं आ रहा। भाई सेलर असेंट दे रहा है कि इसे आप सबसेल कर लो, जो गुड्स मैं आपको बेचूंगा, सेलर एग्रीमेंट के अंदर कह रहा है कि उन गुड्स को आप आगे सबसेल कर सकते हो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आगे फर्दर आप इन गुड्स को क्या कर सकते हो? रीसेल कर सकते हो, बेच सकते हो, या इन गुड्स को क्या करवा सकते हो? प्लेज
करवा सकते हो। अगर सेलर ने ये असेंट दे दी कि आप सब सेल और प्लेज कर सकते हो, अगर सेलर ने ये असेंट दे दी तो उस केस के अंदर क्या होगा, राइट ऑफ लीन इज डिफेक्टिव। राइट ऑफ लीन इज डिफेक्टेड का मतलब कि भैया अगर सेलर ने ये असेंट दे दी है तो आपका जो लीन का राइट है वो भी डिफेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि आप लीन भी नहीं कर पाओगे और स्टॉपेज भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने खुद ही बोल दिया ना, सेलर अपना राइट खुद ही छोड़ रहा है। भाई अगर आप किसी चीज का राइट अपने आप ही छोड़ रहे हो तो आपका राइट वो क्या हो गया है, डिफीट हो गया। वो राइट आपका क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सब सेल का राइट दे रहे हो बायर को, क्या आपको नहीं लग रहा आप लीन का राइट आपके पास है ही नहीं, ठीक है जी। और अगर लीन का राइट नहीं है तो भाई स्टॉपेज की तो बात करो ही मत, ठीक है ना। अगर यहाँ पे वो असेंट नहीं देता, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है जी, कुछ नहीं है, तो उस केस के अंदर आपके पास लीन का भी राइट है। मतलब कि यहाँ पे ए ने बोला था बी को कि मैं तुझे अपनी बाइक बेचूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, अपनी बाइक बेचूंगा। अभी बी ने पैसे भी नहीं दिए, बी ने ए को पैसे भी नहीं दिए, क्या ए लीन का राइट, सेलर है ना, क्या ए लीन का राइट रिटेन कर सकता है बाइक को? यस, वो कहेगा भाई पहले जब तक तू 40,000 रुपए की पेमेंट नहीं करेगा मैं तेरे को बाइक दूं क्यों। बी कह रहा है मैंने तो आगे सी को बेच दी है ये बाइक, बी कह रहा है मैंने तो आगे सी को बेच दी है। वो कहेगा भाई जब तूने मेरे को पैसे नहीं दिए, तूने बेच दी, तो भी मैं क्या करूं, क्या तेरे पास इसकी ओनरशिप है क्या? अगर एग्रीमेंट हो रखा है स्टूडेंट, अगर आपका एग्रीमेंट हो रखा है और आपने सब सेल और प्लेस का राइट दिया हुआ है तो उसके अंदर आपने खुद अपना लीन और स्टॉपेज का राइट छोड़ दिया, तो इसलिए आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे सेलर अपनी असेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर उसने असेंट नहीं दे रखी, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तो उस केस के अंदर सेलर के पास लीन का भी राइट होगा, और अगर ये गुड्स अभी ट्रांजिट में होंगे तो उसके पास स्टॉपेज का भी राइट होगा। ये सारी कहानी स्टूडेंट सेक्शन 53 के अंदर लिखी है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं, यस और नो प्लीज। ठीक है जी, सबको आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, आगे चलो। सेक्शन 54 आ रहा है भाई, एक बार सेक्शन 54 की मैं झलक आपको दिखा दूं, क्योंकि अब चैप्टर अलग तरीके से मूव करने जा रहा है। और यहाँ पे सेक्शन 54 में क्या बोला जा रहा है, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल मतलब कि सेलर को यहाँ पे कुछ राइट है, यहाँ पे सेलर को कुछ राइट दिए जा रहे हैं कि सेलर गुड्स को क्या कर सकता है, रीसेल। अगर मुझे बताओ गुड्स पेरिशेबल नेचर के, अगर मुझे बताओ गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, और आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, वैसे बस जाने ही वाला है, मैंगो की बात करेंगे हम लोग। अगर आप मुझे बताओ सेलर ने यहाँ पे बायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं तेरे को 50 पेटी मैंगो भेजूंगा, मैं तेरे को 50 पेटी क्या करूंगा, मैंगो भेजूंगा। अब मान लो बायर फोन ही नहीं उठा रहा, तब से एग्रीमेंट तो हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, पर यहाँ पे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए भाई, पता नहीं बायर को शायद कुछ हो गया हो। बायर यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ जी बायर यहाँ पे क्या कर रहा है। और प्लीज हाँ, वीडियो में एक चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी को कोविड-19 कोरोना से डर लगता हो, मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, डॉक्टर है, ठीक है जी, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, टीवी में भी आपने देख लिया होगा, नाम नहीं बता रहा यहाँ पे मैं आपको, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो देखो, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये कुछ नहीं है, ये जो पेंडेमिक इन्होंने कर दिया, महामारी फैला दी, सब बेवकूफ बना दिया, ठीक है जी, और किन लोगों का ये हाथ है इनके पीछे वो भी आपको पता लग जाएगा। तो भाई अपनी बस सेफ्टी रखो, वो सबसे अच्छी बात है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। बाकी मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, घबराना नहीं कुछ भी, सर हम डर के आगे जीते ड्यू पीते। चलो भाई, तो प्रेफरेंस मैंने बोला पेरिशेबल नेचर। अब मुझे बताओ यहाँ पे 50 पेटी बेचने का सेलर और बायर ने एग्रीमेंट कर लिया था, 10 और 15 दिन से भाई ये फोन नहीं उठा रहा, शायद कोविड हो गया हो इसको 19, ठीक है जी, कुछ भी हो गया हो,
तो ये फोन नहीं उठा रहा। क्या सेलर को पता है कि ये पेरिसेबल गुड्स है? आंसर इज यस। क्या सेलर आगे इन गुड्स को रीसेल कर सकता है? आंसर इज यस और नो। चैट बॉक्स में बताओ आंसर इज यस और नो। पेरिसेबल गुड्स है, आंसर इज यस। बिल्कुल सिंपल सा केस, ठीक है ना। तो मेरे चार्ट में आ जाओ। मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है सेक्शन 54 का। मैंने यहाँ पे बोला है कि सेलर के पास क्या है, राइट है कि सेलर क्या कर सकता है, उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और। तो यहाँ पे क्या है, दो बातें। अगर ये कंडीशन है तो भी सेलर रीसेल कर सकता है, ये कंडीशन है तो भी सेलर रीसेल कर सकता है। अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं विदाउट नोटिस, विदाउट नोटिस मैंगो का एग्जांपल ले लिया आपके साथ, तो उस केस के अंदर सेलर क्या कर सकता है, इन गुड्स को रीसेल कर सकता है। अगर वो पेरिसेबल गुड्स नहीं है और सेलर ने यहाँ पे क्या कर दिया है, नोटिस दे दिया है। सेलर ने यहाँ पे नोटिस दे दिया किसको, बायर को। किसके लिए नोटिस दिया भाई, पेमेंट के लिए। तू मेरी पेमेंट कर दे, तू मेरी क्या कर दे, पेमेंट कर दे, वरना मैं ये गुड्स आगे रीसेल कर दूंगा। बायर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, बायर का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर बायर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो वो आगे क्या कर देगा, सेलर रीसेल कर देगा। और अगर बायर का रिप्लाई आया, अगर बायर का क्या हुआ, रिप्लाई आ गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे दो सिचुएशन अराइज होंगी, ए और बी। और वो दो सिचुएशन क्या है, ये वो दो सिचुएशन क्या है, ये। तो ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने कहा यहाँ पे नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया बायर को, एंड बायर फेल, रीजनेबल टाइम के अंदर उसने पेमेंट नहीं की, या जो टेंडर प्राइस एग्रीमेंट हुआ था जिस प्राइस पे उसने नहीं की, क्या सेलर रीसेल कर देगा? आंसर इज यस। दूसरी अदर सिचुएशन, अदर केस क्या है, रीसेल करने का, सेलर इंटाइटल हो जाएगा, वो रीसेल कर सकता है। तो रीसेल कब कर सकता है, ध्यान से सुनो। उसने क्या कर दिया यहाँ पे भाई, नोटिस दे दिया, और नोटिस देके क्या बोला भाई, पेमेंट दे। अब वो बंदा यहाँ पे पेमेंट भी नहीं दे रहा, वो बंदा यहाँ पे पेमेंट भी नहीं दे रहा, रिप्लाई भी नहीं कर रहा, पेमेंट भी नहीं दे रहा, रिप्लाई भी नहीं कर रहा। तो अगर पेमेंट भी नहीं दे रहा, रिप्लाई भी नहीं कर रहा, तो भाई ठीक है, रीसेल कर देगा सेलर। सेलर क्या कर देगा, रीसेल कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करें, इफ आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर फेल विद इन अ रीजनेबल टाइम टू पे या टेंडर प्राइस, द सेलर रीसेल द गुड्स। सेलर क्या कर सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है। इट मे बी नोटेड दैट इन सच केस, देखो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, ऑन द रीसेल ऑफ गुड्स, सेलर को यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ किसके साथ, बायर के साथ, और जो सेलर ने क्या किया, रीसेल प्राइस जो रीसेल किया। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपए का था और आगे वो माल 80 रुपए का बिका, ओरिजिनल बायर को 80 रुपए का वो माल बेच पाया। नहीं, ये ओरिजिनल बायर तो वो है जिसने खरीदना था, ओरिजिनल बायर कौन है, जिसने खरीदना था, 100 रुपए का खरीदना था उसने, वो रीसेल कर पाया 80 रुपए। तो क्या डैमेज आप उससे रिकवर कर सकते हो? आंसर हाँ जी, डैमेज क्या रिकवर कर सकते हो? आंसर इज यस, आप डैमेज रिकवर कर सकते हो। पर अगर गलती से प्रॉफिट हो गया, रीसेल प्राइस हायर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, रीसेल प्राइस मान लो 150 रुपए हुआ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो क्या सेलर को यहाँ पे जो गेन हुआ है, क्या सेलर को यहाँ पे जो गेन हुआ है वो बायर को देना होगा या नहीं? हाँ जी, आंसर इज यस और नो। चैट बॉक्स में क्या सेलर बायर को, क्या सेलर बायर को वो गेन देगा या नहीं? नो नो नो, बिग नो भाई, कोई नहीं देने वाला। तो यहाँ पे आपको सिंपली समझ में आ गया होगा सारी कहानी क्या है। नोटिस की है भाई, नोटिस दे दिया, पेमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, वो रीसेल कर लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब वो रीसेल करेगा तो यहाँ पे हमने दो सिचुएशन ली है। दो सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो एरो को, उसने पेमेंट नहीं की है, वो कोई रीजनेबल टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक केस के अंदर उसे लॉस हो रहा है तो वो डैमेज क्लेम कर लेगा, एक केस के अंदर उसे प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को अपने पास रिटेन कर लेगा। सर समझ में आ गया? आगे चलते हैं, सेक्शन 54 ही चल रहा है बेटा, अभी सेक्शन 54 ही चल रहा है। इसके आगे इसमें तीसरी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन हमने कर ली थी, ठीक है ना, पेरिशेबल हमने कर लिया था, पेरिशेबल हमने कर लिया, नोटिस वाला हमने कर लिया। अब थर्ड सिचुएशन लेने जा रहे हैं। टोटल 5 सिचुएशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल 5 सिचुएशन है। थर्ड देखो क्या है,
थर्ड देखो क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये सेलर है और ये बायर है। ये सेलर है, ये बायर है। बायर B1 मतलब पहला बायर, ओरिजिनल बायर, ओरिजिनल बायर। तो सेलर ने यहां पे नोटिस नहीं दिया। यहां पे ये कह रहा है थर्ड पॉइंट के अंदर, अगर आप देखोगे, सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर द गुड टाइटल against the original buyer despite the fact notice of resale has not been given by the seller to the original buyer। तो यहाँ पे सेलर ने क्या किया है, ओरिजिनल बायर को नोटिस नहीं दिया, ओरिजिनल बायर को नोटिस नहीं दिया, और सेलर ने ये रीसेल कर दिए। सेलर ने ये B2 जो दूसरा बायर है उसको ये गुड्स क्या कर दिए, रीसेल, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन होंगी भाई, ठीक है ना, तो वो रीसेल कर दिए। तो यहाँ पे गुड टाइटल किसका माना जाएगा, गुड टाइटल किसका माना जाएगा, गुड टाइटल B2 का माना जाएगा कि B2 के पास क्या है, गुड टाइटल है। और यहाँ पे वो कंडीशन क्या थी कि भैया उसके पास लीन का राइट था, उसके पास लीन का राइट था, उसके पास क्या था, स्टॉपेज का राइट था, उसके पास लीन और स्टॉपेज का राइट था, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अनपेड सेलर हु हैव एक्साइज हिज राइट ऑफ लीन। अगर मुझे बताओ कोई अनपेड सेलर है और वो अपने लीन का राइट क्या कर रहा है, एक्साइज कर रहा है, यही तो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अगर कोई भी सेलर अपना लीन का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट क्या कर रहा है, हाँ भी राइट क्या कर रहा है, एक्साइज कर रहा है, तो उस केस के अंदर वो अनपेड सेलर उन गुड्स को क्या कर सकता है, हाँ जी, उन गुड्स को क्या कर सकता है, दूसरे बायर को रीसेल कर सकता है, सब्सिक्वेंट बायर को रीसेल कर सकता है, और सब्सिक्वेंट बायर को यहाँ पे जो टाइटल मिलेगा वो गुड टाइटल माना जाएगा, चाहे नोटिस दिया या नहीं। सीधी सिंपल सी बात की टर्म्स क्या है यहाँ पे, कि अगर अनपेड सेलर के पास क्या राइट है, लीन का या स्टॉपेज का, अगर उसके पास लीन या स्टॉपेज का राइट है, अगर उसके पास लीन या स्टॉपेज का राइट है, ये कंडीशन है, तो चाहे वो नोटिस दे या ना दे, कहानी खत्म। जिसको सब्सिक्वेंट बायर को ट्रांसफर कर दिए उसके पास गुड टाइटल माना जाएगा। आगे देखो फोर्थ केस क्या कह रहा है रीसेल बाय सेलर where right of resale is expressly reserved in the contract। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये सिंपल सा क्या है कि भैया फोर्थ वाला केस ले रहे हैं। फोर्थ वाले केस में राइट ऑफ रीसेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिजर्व कर रखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट ऑफ रीसेल सेलर ने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, तो फिर तो सेलर रीसेल कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, फिर नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उस केस के अंदर नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, फिफ्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, लास्ट पॉइंट है फिफ्थ। कह रहा है व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट पास। प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब यहाँ पे ओनरशिप नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर्टी वर्ड का वैसे तो पूरे सोगा में जहां प्रॉपर्टी लिखा है ओनरशिप माना जाता है, बट यहाँ पे लॉ मेकर की ओनरशिप से रिलेटेड, लॉ मेकर का ओनरशिप से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब यहाँ पे ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड का क्या मतलब है, पोजीशन। अगर गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुई है, अगर अभी तक गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुई है, नॉट डिलीवर द गुड्स, अभी तक गुड्स ट्रांसफर नहीं किए गए, अभी सेलर के पास ही है गुड्स, तो इसको बोलते हैं क्वासी लीन। इसको क्या बोलते हैं, क्वासी लीन। तो उस केस के अंदर भी सेलर क्या कर सकता है, हाँ जी, इन गुड्स को आगे रीसेल कर सकता है। देखो क्या लिखा है फिफ्थ वाले में, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर, अनपेड सेलर एडिशनल मतलब एक एडिशनल राइट दिया जा रहा है। ये सारे राइट तो है ही सेलर के पास, सेलर के पास ये चारों राइट तो है ही रीसेल करने के, उसके अलावा एक राइट और दिया जा रहा है। क्या राइट दिया जा रहा है, टू हिज रेमेडी राइट विथ होल्ड द गुड्स, अपने पास गुड्स को क्या करे, होल्ड करे। क्यों, क्योंकि क्या है, अनपेड। आपने कोई मोबाइल बुक करा लिया, मतलब बुक नहीं कराया, सॉरी, आपने कहा भाई
सेलर को मैं तेरे से मोबाइल खरीदूंगा, कल पैसे दे दूंगा, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। तो भाई जब आप पैसे ही नहीं देने आए, आपने ना कोई टोकन मनी दिया ना कुछ दिया, तो मुझे ये बताओ क्या ये लीन से भी, क्या ये क्वासी लीन बोला जा सकता है इसे? है तो लीन ही एक तरीके से, पर लीन कब होता है? लीन कब होता है? जब आपस में एग्रीमेंट हो जाता है तो लीन हो जाता है। अभी तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ ना, आपने मोबाइल देखा, आपने कहा हाँ भाई कल लेके जाऊंगा मोबाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वासी लीन बोलेंगे। मतलब कि भाई यहाँ पे सेलर क्या करेगा? विथ होल्ड करके रखेगा डिलीवरी को जब तक आप पैसे पे नहीं कर देते हो। तो ये एक एडिशनल राइट दिया गया, मैं बोल सकता हूँ 4+1 राइट है सेलर के पास, 4+1 राइट है। कितने बच्चों को यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो सेक्शन 54 है वहां पे सेलर क्या कर सकता है? गुड्स को रीसेल कर सकता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, ठीक है, नैन्सी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो भाई, टाइम थोड़ा सा चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। असली में मेरी ना 3 बजे मेरी क्लास होती है एक और, तो मैं खत्म ही करूंगा इसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। आगे बहुत इजी है, आगे बहुत इजी है और जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं है, बायर के पास, सॉरी सेलर के पास क्या राइट है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चार्ट बना रखा होगा मॉड्यूल के अंदर, चार्ट तो होना चाहिए था। अच्छा, स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग के अंदर एक चार्ट था, अगर आप देखोगे ये रहा। तो यहाँ पे जो अनपेड सेलर था, अनपेड जो सेलर था बेटा, ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये बता रहा है कि सेलर का बायर के अगेंस्ट क्या राइट है। अब कौन सा पार्ट बता रहा है यहाँ पे? हिमानी, नैन्सी, विशाल, जो भी बाकी के सारे बच्चे हैं, गुड़िया, जो भी सारे बच्चे हैं, तरुण। तो यहाँ पे सेलर को क्या है? राइट बताया जा रहा है कि बायर के अगेंस्ट सेलर के पास क्या राइट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बायर का क्या राइट होगा, उल्टा भी पढ़ेंगे इसका। अभी सेलर के राइट्स पढ़ रहे हैं बायर के अगेंस्ट, फिर उल्टा भी पढ़ेंगे बायर के राइट। तो देखो सेलर का राइट क्या होगा भाई? आप देखो, अब तो ट्रांजिट नहीं रहा ना वो, जब गुड्स अब ट्रांजिट नहीं रहा, आप लीन भी नहीं कर सकते, अब गुड्स ट्रांजिट भी नहीं रहा, आप स्टॉपेज भी नहीं कर सकते, तो आप प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं? सूट फाइल कर सकते हैं बायर को कि भाई तू वो प्राइस दे, वो प्राइस दे मुझे। अब तो तू गुड्स ले नहीं रहा, तो तू मुझे क्या कर? वो प्राइस दे, या मेरा डैमेज दे, या मेरा इंटरेस्ट पे कर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो गुड्स थे 10,000 रुपए के, अगर आपको प्राइस क्लेम करना है तो आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। अगर आपको प्राइस क्लेम करना है तो आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। केवल डैमेज के लिए, डैमेज के साथ इंटरेस्ट कभी नहीं आता, डैमेज के साथ इंटरेस्ट कभी नहीं आता, ये याद रखना, डैमेज के साथ इंटरेस्ट कभी नहीं आता। तो यहाँ पे जो डील करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई है रेमेडीज। आप इसको रेमेडीज बोल सकते हैं, आप इसको राइट्स बोल सकते हैं कि सेलर के यहाँ पे बायर के अगेंस्ट क्या है? राइट्स हैं, बायर के अगेंस्ट राइट्स हैं। सेक्शन 55 प्राइस का राइट है, सेक्शन 56 डैमेज का राइट है, सेक्शन 61 इंटरेस्ट का राइट है, और एक सेक्शन 60 भी है। देखो बीच में 60 भी है, आप कहोगे सर 57 कहाँ गया? वो है ही नहीं, ठीक है जी, सिलेबस में ही नहीं है वो, जितना मॉड्यूल में आपके उतना बता रहा हूं मैं आपको। तो सेक्शन 60 भी यहाँ पे रेफरेंस में आएगा। तो यहाँ पे अगर मॉड्यूल की बात करूं, मॉड्यूल में आ जाऊं मैं आपके साथ, आगे चलते चलो, मॉड्यूल में आ जाते हैं हम। ये देखो सेक्शन 55 से लेके 61 तक इसमें दिया है। तो प्राइस के लिए कौन सा है? 55, डैमेज के लिए कौन सा है? 56, और कैंसल करना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना, इसके लिए कौन सा है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना, इसके लिए कौन सा है? 60, उसके बाद 61 इंटरेस्ट के लिए। तो बीच में देख लो वो सेक्शन नहीं है, केवल 4 ही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए, केवल यहाँ पे 4 पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे बोला गया है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पास टू द बायर,
अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, प्रॉपर्टी जो है वो पास हो चुकी है बायर के पास, एंड बायर क्या कर रहा है, या तो नेग्लिजेंटली रॉन्गफुली या रिफ्यूज कर रहा है कि भैया मैंने गुड्स नहीं लेने। अरे भाई अब तूने लेने या नहीं लेने, मेरे पास ना लीन का राइट है ना मेरे पास ट्रांजिट का राइट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का ना मेरे पास राइट है, तो मैं तो भाई तेरे को क्या कर दूंगा, कोर्ट में सू फाइल कर दूंगा, तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगा, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स के लिए। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्राइस इज पेबल, सर्टन डेट को आपको क्या करना था, प्राइस पे कर रहा था इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी और बायर रॉन्गफुली रिजेक्ट। तो अगर आपको प्राइस पे करना था एक सर्टेन डेट में, आपने प्राइस पे नहीं किया, फिर चाहे आपने डिलीवरी ली या नहीं ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल्दो द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज नॉट पास, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स भी पास हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है जी, चाहे आपने एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, चाहे आपने सिलेक्शन ऑफ गुड्स किया हो या नहीं किया हो, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने बोला था इस सर्टेन डेट को मैं पेमेंट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, तो इररिस्पेक्टिव आपने डिलीवरी ली या नहीं ली, पहली बात पोजीशन ट्रांसफर हुआ या नहीं, सिलेक्शन किया या नहीं, ठीक है जी, तो सूट फाइल कर सकते हैं प्राइस के लिए। डैमेज क्या है, बायर wrongfully neglect या refuse accept the goods, seller sue for damage of non expectant, मतलब कि अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी गुड्स की, अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी गुड्स की, तो जो भी यहाँ पे सेलर को डैमेजेस हुए वो आपको पे करने पड़ेंगे। सेलर को क्या, अब सेलर यहाँ पे लीन कर रहा है या सेलर यहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांसिट कर रहा है, जैसे रिक्शे वाला निकल गया बायर के पास गुड्स देने के लिए, आपने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो भैया जो सेलर का पूरा भाड़ा लगा रिक्शे का, ठीक है ना, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, क्या वो डैमेज आपसे क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता? हाँ जी, आप गुड्स नॉन एक्सेप्टेंस करना चाहते हो, आप गुड्स को नहीं लेना चाहते, पर क्या यहाँ पे सेलर आपके अगेंस्ट वो डैमेज, ट्रांसपोर्टेशन का डैमेज क्लेम कर सकता है या नहीं? आंसर इज यस, वो कर सकता है। थर्ड सिचुएशन, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, बायर ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी लेने से पहले ही बायर ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। भैया अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो इसे बोला जाता है रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस के अंदर आप डैमेज के लिए भी क्लेम कर सकते हो, आप इस केस के अंदर डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हो। सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप प्राइस क्लेम करोगे, जब आप क्या क्लेम करोगे, प्राइस, तो उस केस के अंदर आपको वो पेमेंट डिले कर रहा है, आपको वो पेमेंट क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप उससे इंटरेस्ट मांग सकते हो। आप कहोगे सर इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो या तो स्टूडेंट वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, और अगर वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, जो कोर्ट यहाँ पे अवार्ड देगा इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट यहाँ पे बायर को पे करना होगा। तो ये आपको मैंने राइट बता दिए सेलर के, इसी का उल्टा कर दो, बायर के भी राइट है किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट, तो इसी का आप उल्टा कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल, यहां से आप समझ सकते हो सेक्शन, यहां से समझना प्लीज, यहां से समझना, देखो 1 2 3 4 5, फटाफट देखो, 5 मिनट लगेंगे, 5 में, एक के लिए 1 मिनट। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, अगर बायर को वो गुड्स आपने डिलीवर नहीं किए, एग्जांपल आप पढ़ लेना, अगर बायर को आपने वो गुड्स डिलीवर नहीं किए तो यहाँ पे बायर आपसे क्या कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है कि भाई आपने मुझे वो गुड्स डिलीवर नहीं किए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिस गुड्स का आपने सिलेक्शन किया था कि मुझे काला वाला घोड़ा खरीदना है, मुझे कौन सा घोड़ा खरीदना है, काला, इन्होंने अपनी एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप इनका पढ़ सकते हैं, इनका कुछ एग्जांपल नहीं है। आपका सेलर से हुआ था कि भाई तू मुगल पीरियड की मुझे पेंटिंग बेचेगा, उसने मुगल पीरियड की पेंटिंग नहीं बेची, आपने उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया कि भाई नहीं, तू मुगल वाली जो पेंटिंग है वो मुझे बेच, ठीक है जी, वो मुझे दे, और अगर नहीं देगा तो भाई जो भी एग्रीड प्राइस है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई काले घोड़े की बात हुई थी, काला घोड़ा बेचना था, नहीं बेचा, तो भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या चीज है भाई,
हाँ जी, ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है? जो मैंने कहा था यूपीएस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यूपीएस की क्या थी, वारंटी थी कि भैया इस यूपीएस की जो बैटरी है उसकी 2 साल की वारंटी है। अब मान लो अगर मुझे वो 2 साल की वारंटी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई जो जो आप मुझे वारंटी नहीं दे रहे उसका आप मुझे पैसा दे दो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो वारंटी का। तो क्या मैं सेलर से वो वारंटी के पैसे क्लेम कर सकता हूँ? यस। अगर मान लो जैसे आपने कार खरीद रखी है, ठीक है, आज आपकी गाड़ी को चलाते हुए 5 साल हो गए, आपने बाहर से कुछ उसमें लगवा लिया, उस दुकान वाले से, सेलर से आपने क्या है, वारंटी कार्ड ले लिया, उसने वारंटी दे दी, बाद में आपको वारंटी आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या जो वारंटी नहीं मिल रही उसके अंदर जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, क्या वो आप सेलर से डैमेज क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस। ठीक है जी। अगला आ गया कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। वही वाली बात हो गई, सेलर कैंसिल कर रहा है इस बार कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस के अंदर भी आप सूट फाइल कर सकते हो। और लास्ट केस क्या है? आप इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हो? केस फाइल कर रहे हो। तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट सेम उसी का उल्टा कर लेना बायर के लिए। और ये दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, ये दो एग्जाम्पल पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट 5 मिनट बस और लूंगा आपके, बस मुझे चैट बॉक्स में बता दो 5 मिनट आपके ले लूं या नहीं। हाँ जी, यस और नो। क्या आपके 5 मिनट और ले लूं? यस और नो, प्लीज जल्दी बता दो यार। यस सर, ठीक है गुड़िया, प्लीज, थैंक यू। बेटा ऑक्शन सेल क्या होती है? ऑक्शन सेल आपने बदमाश मूवी देखी थी, पता नहीं शाहिद कपूर क्या है वो हीरो, तो ऑक्शन में आपको पता ही है माल बेचे जाते हैं, कस्टम में भी आपने सुना होगा ऑक्शन में माल बेचा जाता है, ठीक है ना? तो मान लो कस्टम में ही माल आ रहा है, कहाँ पे माल आ रहा है? कस्टम में। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लॉट, तो कस्टम में जो माल बेचा जाता है, जो कस्टम के अंदर जो माल बेचा जाता है वो लॉट में बेचा जाता है। मतलब मान लो किसी ने माल मंगवाया था, 50 पेटी मंगवाई थी किसी चीज की, 50 पेटी किसी चीज की मंगवाई थी, अब वो बायर लेने नहीं आया, अब यहाँ पे कस्टम वाले क्या कर रहे हैं? 10-10 का लॉट बेच रहे हैं। तो भाई वो जो 10-10 का लॉट बेच रहे हैं, हर एक लॉट अपने आप में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। हर एक लॉट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। जिस आदमी ने खरीदा वो उसका क्या बन गया? गुड टाइटल, वो उसका बायर बन गया, ओनर बन गया। उसके बाद क्या लिखा है? कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कि जो ऑक्शन सेल होती है कब माना जाएगा कि ये ऑक्शन सेल हो चुकी है? आपको पता है वो हैमर मारा जाता है, वो हथौड़ी सा जैसा होता है वो मारा जाता है, तो जब 3 बार लगातार उसको बीट कर देते हैं तो मान लिया जाता है कि हमारा क्या हो गया भाई? ऑक्शन की जो सेल है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। हमारी ऑक्शन की जो सेल है वो क्या हो गई है? कंप्लीट। ठीक है जी। थर्ड केस देखो, राइट टू बिड रिजर्व, ये क्या कहानी है भाई? right of bid may be reserved expressly by or on behalf of seller where such right is expressly reserved। देखो क्या कहानी है, अगर मान लो किसी गुड्स की क्या हो रही है? बिडिंग हो रही है। अगर किसी गुड्स की क्या होनी है? बिडिंग होनी है, तो जो सेलर होता है, मतलब कि जो भी ऑक्शनर होगा, यहाँ पे जो भी क्या होगा? ऑक्शनर होगा, क्या वो एक प्राइस रिजर्व कर सकता है? आंसर इज यस। तो आपको पता है जैसे लोग कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो भी, क्योंकि आपको पता है सोगा मूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है, क्योंकि स्टूडेंट ये जो लेक्चर है वो यूट्यूब में डाला जाएगा, तो कई बार होता है बच्चे कहते हैं यार सर तो यहाँ पे एग्जांपल कह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी तुम्हें वर्ड पता ही नहीं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी सोगा के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सोगा के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात नहीं होती, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बातें टोपा के अंदर होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्शनर क्या कर सकता है? बिडिंग प्राइस रिजर्व कर सकता है। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सेलर, ये क्या कहानी है भाई? एक बार इसे पढ़ो, क्या कहानी है ये? वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड सब्जेक्ट टू द right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or employ any person of the bid at such sale, or auctioneer knowing to taking the bid from the seller or any such person or any sale contravening this rule treating as fraudulent by the buyer। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, ध्यान से, यहाँ पे वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सेलर, तो यहाँ पे जो
सेलर है जो ऑक्शनर करवा रहा है उसी का आदमी है कोई, उसी का आदमी है कोई जो क्या कर रहा है, बिडिंग कर रहा है, उसी का आदमी क्या कर रहा है, कोई बिडिंग कर रहा है। तो ये चीजें अलाउड नहीं होती, ये चीजें क्या है, अलाउड नहीं होती ऑक्शनर के अंदर। ठीक है, आपका अपना आदमी उसके अंदर अलाउड नहीं हो सकता। रिजर्व प्राइस तो आपको पहले से ही पता है, रिजर्व प्राइस क्या होता है। और लास्ट पॉइंट क्या चीज लिखी है, लास्ट पॉइंट का मतलब है कि भैया आपने आपने कई मूवीज के अंदर देखा होगा कि घर की नीलामी हो रही है, पर यहाँ पे घर की बात नहीं कर सकते क्योंकि घर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पर मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको हाइपोथेटिकल, कि आपने देखा होगा कई बार कि मान लो कोई चीज क्या है 10,000 रुपए की है, मान लो कोई चीज 10,000 रुपए की है और सामने से बिडिंग आ गई, भाई मैं इसके 1 करोड़ दूंगा। सामने से बिडिंग आ गई, मैं इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा। आपको नहीं लग रहा भाई ये बेवकूफ बना रहे हैं, 10,000 रुपए की चीज के लिए 1 करोड़ की बिडिंग कहां से आ गई? ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसी बिडिंग कर रहा है, अगर कोई ऐसी बिडिंग कर रहा है तो वो वाइडेबल मानी जाएगी। ठीक है जी। और लास्ट टॉपिक है आपका, और ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना। आपको पता है मैं ये एग्जाम्पल नहीं कराता, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल तो आप भी पढ़ सकते हो, और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो यहां से एग्जाम्पल पढ़ के आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लास्ट जो इसका टॉपिक है टैक्सेस, टैक्सेस सीधी और सिंपल सी बात बोलूं, मुझे बताओ आज हमने क्या किया, कोई मोबाइल हमने क्या कर लिया, बुक कर लिया। ठीक है, सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्या हो सकता है, उस मोबाइल के ऊपर जो जीएसटी लगना है, आपको पता होगा अगर, तो मोबाइल के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। अब मान लो एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे मैं रेट ले रहा हूं, मान लो 18% जीएसटी लगेगा मोबाइल के ऊपर। कितने का मोबाइल है भाई? 10,000 का। जीएसटी अगर 18%, जीएसटी सर होता क्या है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब में, डिटेल में आपको पता लग जाएगा। सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल, तीनों के अंदर मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ। ज्यादा नहीं, कम से कम मैंने 300 घंटे पढ़ा रखा है जीएसटी, तो आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। फुल फॉर्म बता दी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे जीएसटी आ गया बच्चों आपका 1,800 रुपए। तो 11,800 रुपए की आपको क्या करनी है, सेलर को पेमेंट करनी है। क्या मुझे बताओ रातों रात ऐसा हो सकता है कि इसका जो रेट है वो 12% हो जाए? क्या रातों रात ऐसा हो सकता है इसका जो रेट है वो 28% हो जाए? मुझे बताओ 12 हो जाएगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यार अब तो 1,200 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये मत बोलना सर ये 1,200 कैसे निकला, भाई जो 10,000 है उसका 12% निकालोगे। अगर 28% हो गया तो आपको 2,800 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या अगर टैक्स डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो क्या वो इंक्लूड किया जाएगा? क्या सेलर टैक्सेस के पैसे को इंक्लूड करेगा? यस और नो? आंसर इज यस, वो टैक्सेस के पैसे को क्या करेगा, इंक्लूड। पर यहाँ पे क्या है, एक बात है, क्या बात है, एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि टैक्सेस चाहे कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टैक्सेस चाहे कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भैया जब भी सेलर के साथ एग्रीमेंट करो तो उसमें टैक्स से रिलेटेड पॉइंट अपनी डीड में पक्का डालो कि जो टैक्सेस होंगे वो हमारे गुड्स के प्राइस को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो जिस प्राइस पे अभी हमने गुड्स तय किए हैं उसी प्राइस पे आप हमें क्या करोगे, गुड्स दोगे। और टैक्सेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, टैक्सेस का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आ रही है जी बात समझ में? तो ये अगर आप एग्रीमेंट में लिखवा लोगे तो इसका मतलब कि आपने सोगा पढ़ा और आपने उसका बेनिफिट लिया। वो कैसे लिखवाते हैं वो आप लोग अगर सीएस करते तो सीएस फाइनल के अंदर ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, वहां पे सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारा यूनिट 4 था, सोगा हमने कंप्लीट किया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाएं और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सीए फाउंडेशन मटेरियल के अंदर दिए हैं आप ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अब बच्चे कह रहे हैं सर वो गुड न्यूज बता दो, तो वो गुड न्यूज मैं आपको बता देता हूँ। गुड न्यूज क्या है,